चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 34 ना। देखिए 34 क्या कह रहा है। ओमेगा एक सेट है। सेम क्वेश्चन गेट 2022 में भी आया था, इसी पैटर्न पे, इसी कॉन्सेप्ट पे। ऑप्शंस भी इसी तरह के हैं। तो ओमेगा है सेट कंटेनिंग नेचुरल नंबर्स, मतलब सैंपल स्पेस जो है वो नेचुरल नंबर है यहाँ पे, ठीक है। और so this be a sample space of a random experiment and suppose that all subset of this are event। देखो यहाँ इन्होंने लिखा है ना, हालांकि जब हम सिग्मा फील्ड अगर पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस लेते हैं तो हर सबसेट हो ही जाएगा ना, लेकिन उन्होंने आपको क्रेडिफाई कर दिया है कि ऑल सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस आर इवेंट, और ये हम जानते भी हैं, ठीक है। तो अब क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि, ठीक है ना, यहाँ क्या कहना चाह रहा है, फर्दर let p be the probability function such that probability at I। तो इसका मतलब ये है कि p, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि probability x इज इक्वल टू आई। हालांकि यहाँ रैंडम वेरिएबल नहीं है, तो जस्ट कोई एक आउटकम है, ओके। सो दैट इज जस्ट वन ऑफ दिस नेचुरल नंबर्स आई, है ना। प्रोबेबिलिटी उस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे मोर देन जीरो है फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू ओमेगा। कोई भी एक नेचुरल नंबर मोर देन जीरो है। देन विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन क्लियर, मतलब ये भी अभी तो ये लिखा क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, तुम लोग कैसे अप्रोच करोगे। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 34। तो अब ये है कि तुम्हें सैंपल स्पेस दे रखा है 1 2 3 डॉट 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 दिस। मुझे बताओ कोई ऐसा कि सैंपल स्पेस है। सो लाइक मैं अगर ऐसा तुम्हें रैंडम वेरिएबल टाइप का ही पूछ लूं कि जैसे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू आई, ये एक इवेंट ही है, ठीक है ना। जैसे तुमसे पूछूं कुछ ऐसा बताओ, एक ऐसा मुझे रैंडम वेरिएबल बताओ जिसमें सपोर्ट ये हो सैंपल स्पेस, कोई बताओ मुझे जिसका सपोर्ट ये हो 1 2 3 एंड सो। ज्योमेट्रिक। यस, ज्योमेट्रिक में क्या, चलो अभी एग्जांपल के तौर पे 1/2 की पावर आई ले लो, चलेगा ना। 1/2 की पावर आई चलेगा। मैं जस्ट एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ इस पे। आई कैन टेक वैल्यू 1 2 3 डॉट दिस। दूसरा एग्जांपल जो तुम बता रहे हो x इज इक्वल टू आई, तुम इन जनरल ज्योमेट्रिक ले लो। सो लाइक q की पावर i माइनस 1 इंटू पी, यही कहना चाह रहा था ना। I12 dot 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 where p can take value between 0 and 1 and similarly q also, q is nothing but 1 minus p, ये ले सकते हो। और कोई एग्जांपल बताओ मुझे इसके अलावा, ये भी ज्योमेट्रिक ही है, p q दोनों हाफ हो गया। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म किस पे, 1,n। नहीं ये तो सैंपल स्पेस में ट्रंकेटेड कितने, पॉइसन। अच्छा पॉइसन ले सकते हो, यस। ट्रंकेटेड जीरो जीरो हटा के। हटा के, हाँ ठीक है, वो भी कर सकते हो, उसको जीरो हटा के तुम उससे एक हाफ बैलेंस कर लो। कुछ और बताओ। हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना, और आप उस तरह से कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। चलो एक और, x इक्वल टू आई अगर मैं ले लूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ 1/i²। देखो यहाँ 2 की पावर आई है, अब यहाँ i² है। सो समेशन ऑफ 1/i², i फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी कितनी आती है, π²/6। तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6/π² से मल्टीप्लाई, ताकि भैया 1 भी देना टोटल। आपको पता है कि मैं इसको सपोर्ट कंसिडर कर रहा हूँ सैंपल स्पेस, तो उस पूरे पे समेशन 1 भी तो आना चाहिए ना। ये 1 देगा समेशन, ये 1 देगा, ये भी तो 1 देना चाहिए। तो जस्ट तुम अगर ये हटा दिए तो फिर पीएमएफ ही नहीं होगा, वो पीएमएफ होने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा। सो दीज आर सम एग्जांपल्स व्हिच सैटिस्फाई असम्पशन ऑफ द क्वेश्चन कि ये सैंपल स्पेस है और ये ऐसा प्रोबेबिलिटी आई पे मोर देन 0 होनी चाहिए, तो हो रहा होगा सब में, ठीक है। अब आते हैं पहले पार्ट पे। सो फॉर एवरी एप्सिलॉन मोर देन 0, अब देखो भाई एप्सिलॉन तुम्हारा चॉइस है, 0 से ज्यादा तुम कुछ भी ले लो। अब तुम अपना फेवरेट एप्सिलॉन चूज कर लो, तुम चाहो तो 0.001 भी ले सकते हो, तुम चाहो तो 1,00,000 भी ले सकते हो, ठीक है। या क्या बोल रहा है, फॉर एवरी एप्सिलॉन मोर देन 0, तो एप्सिलॉन मोर देन 0 बस कंडीशन है, अब कुछ भी ले सकते हो, तुम अपना फेवरेट एप्सिलॉन सेलेक्ट करो और चेक करो। तो ये कह रहा है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन मोर देन 0
देयर एग्जिस्ट एन इवेंट ए, इवेंट क्या है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट एन इवेंट ए सच दैट, उसकी प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन से कम कर दोगे। तो चलो तुम मुझे कोई एक एप्सिलॉन बताओ, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट बताओ कि एप्सिलॉन में क्या लूं, कोई बताओ मुझे, कोई एक एप्सिलॉन मुझे बताओ मोर देन 0। 1/100। ठीक है चलिए 1/100 फाइन। अब देखिए, अब मुझे कह रहा है कि एक ऐसा इवेंट मुझे मिलेगा, तो जस्ट तुम्हें समझाने की कोशिश करो, तुम कुछ भी लोगे एप्सिलॉन उसके लिए मिल जाएगा। तो कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट एन इवेंट ए, एक मुझे इवेंट ए मिलेगा ताकि प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन से कम होगी, ठीक है। तो एक है सबसेट है, इसका कोई एक सबसेट लो। अब तुम्हारी मर्जी, देयर एग्जिस्ट कह रहा है, अगर मैं एक ढूंढ लिया ना तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ठीक है, देयर एग्जिस्ट है। सो चलो मैं ए अपनी मर्जी से, ए क्या है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो मैं, अगर तुम किस एग्जांपल के लिए चेक करना चाहोगे बताओ, चलो तुम किसी के लिए भी चेक कर लेना। मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो इतना काफी है, और 0 लगा सकते हो तुम। ये सबसेट है सैंपल स्पेस का कि नहीं, क्या ये सबसेट है ओमेगा का, इस ओमेगा का, यस सर। ठीक है ना, ओके। और 0 जो था और 0 लगा लो, कोई टेंशन नहीं है। कुछ और भी तुम ले सकते हो, बहुत लार्ज नंबर, ताकि मुझे इससे प्रोबेबिलिटी इससे कम करनी है। अब तुम चेक करो, तुम कोई भी पीएमएफ यूज करो तीनों में से, क्या ए की प्रोबेबिलिटी लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगी। चलो तुम एक लेके चल लो, फॉर एग्जांपल यही लेके चल लेते हैं, जैसे हमें जस्टिफाई तो करना है। क्या ये ऐसा बोल सकते हैं यस और नो, ये ट्रू या फॉल्स है ये लाइन, हाँ ना बोलो भाई, ट्रू या फॉल्स है, ये एप्सिलॉन से कम हो जाएगी। ट्रू है सर। तो तुम कोई भी एप्सिलॉन दोगे, उसके लिए मैं एक सेट ए बना दूंगा जिसकी प्रोबेबिलिटी उससे कम होगी, है ना, क्योंकि यहाँ लिमिटेशन नहीं है, ये एंड नहीं है इसका, तुम लार्जेस्ट से लार्जेस्ट नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमेशा ट्रू है, तुम कोई भी एप्सिलॉन चूज करो मोर देन 0, उसके लिए एक सेट तुम ले लोगे जो एप्सिलॉन से कम प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, चाहे पीएमएफ जो भी हो, ठीक है। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। बी पे आते हैं, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट इवेंट। जैसे अगर किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा तो पूछो, उससे क्या है तुम्हारा भी क्लियर होगा, बाकियों का भी सर क्लियर। जी सर एक बार वापस बता दीजिए ना, क्वेश्चन में करना क्या, नेटवर्क चला गया था सर। भैया पढ़ो, इंग्लिश आती है ना, पढ़ो। मैं अलग क्या बताऊंगा, जो लिखा वही तो कर रहा हूं मैं, रीड करो ना क्वेश्चन। अब इसमें क्या समझ नहीं आ रही बताओ मुझे। नहीं सर, फर्स्ट पार्ट में आपने करा क्या, वो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ के बताओ मुझे पहले, स्टेटमेंट ए क्या है। For every epsilon greater than 0, there exists an event A such that probability of A exists in 0 to epsilon. हाँ बताओ, एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन बोल रहा है, तो मुझे कोई एक एप्सिलॉन बताओ जो 0 से ज्यादा हो, कोई भी एक एप्सिलॉन बताओ मुझे। Sir, half. चलो हाफ, तो तुम्हारा एप्सिलॉन हाफ। अब तुम क्या एक ऐसा सेट ए ले सकते हो जो इसका सबसेट हो। अब तुम्हें एक सेट ढूंढना है, बस देयर एग्जिस्ट लिखा है ना, सो एक ढूंढ लिया तो काफी है। पीएमएफ क्या है, अभी तत्काल मैं पीएमएफ ये लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कि इस पे प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर आई है, या वो ले लो π²/6 1/i², कोई भी एक लेके चलो, तत्काल मैं ये लेके चल रहा हूँ, हालांकि कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब जनरलाइज कर सकते हो चीजों को। तो यहाँ से क्या है, ये है हमारे पास आई की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। अब बताओ ए में ऐसा क्या लूं ताकि प्रोबेबिलिटी इसकी हाफ से कम हो जाए। तुम बोलो ए सेट में ऐसा कौन सा मेंबर लेना चाहोगे तुम। अरे भाई ये बताओ मुझे, चलो आई को मैं 1 रखता हूँ, क्या होगी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे। 1/2। हाँ आई को 2 रखते हैं, क्या होगी। 1/4। चलो मैं 2 ले लिया, सेट ए में सिर्फ 2 ले लिया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन और मोर देन 0 तुम्हारे इस एप्सिलॉन के लिए। तुम एप्सिलॉन चेंज करोगे मैं सेट यस चेंज, सर। वो चीज है। सर एप्सिलॉन अगर 1 से ज्यादा होगा तो वो अभी मतलब हाँ तो वो सेट 1 ही ले लो। इसलिए एप्सिलॉन तुम कुछ भी चूज करो उसके लिए तुम्हें एक सेट मिल जाएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन से कम हो जाएगी, ठीक है। ओके, हालांकि यहाँ लॉजिक ये समेशन प्रोबेबिलिटी 1 होता है ना, तो ये उस तरह से होंगे। चलो ठीक है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट इवेंट्स ए के, इसका मतलब ये हो गया
कि लाइक मैं ए स्टेटमेंट ए चेक कर रहा था तो ए इज फाइन, ठीक है। बी में क्या है कि एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 डॉट डॉट, सीक्वेंस है, सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। सो दिस मतलब हालांकि सीक्वेंस अगर इंजन से बोला जाता है तो हम जनरली इनफाइनाइट सीक्वेंस ही कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। अगर फाइनाइट होगा तो पर्टिकुलरली लिखा होगा वो। सो A1 A2 A3 एंड सो ऑन, दीज आर अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स A1 A2 एंड सो ऑन। तो ये बोल रहा है आपसे कि विथ probability of AK is more than 10 की पावर -6 for all K more than 1। अब ये दे रखा है आपको कि probability of AK जो होगा वो more than equal to, मैं थोड़ा खोल के लिख देता हूँ, मतलब 10 की पावर -6 उसको दे देता हूँ, for all K more than equal to 1। ओके, और ये सब क्या है, डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट है। तो मुझे ये बताओ अगर ये सारे डिसजॉइंट है सीक्वेंस, तो probability of union of AK K from 1 से infinity को मैं क्या लिख सकता हूँ अगर डिसजॉइंट है तो? एडिशन Summation of A1 plus A2. yes, summation of probability of AK, fine, 1 to infinity। अब मुझे बोल रहा है कि हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/10 की पावर 6 से ज्यादा है, तो इसका मतलब समेशन 1/10 की पावर 6 K फ्रॉम 1 to infinity, ये हमेशा ज्यादा होगी इससे। और मुझे बताइए ये सीरीज कहाँ कन्वर्ज करेगी? ये सीरीज कहाँ कन्वर्ज करेगी, मतलब सम ऑफ सीरीज क्या है यहाँ पे? infinity। यस, इन्फिनिटी, राइट। आप इसको इनफाइनाइट बार ऐड कर रहे हो तो ऊपर 2 3 4 5 हुए जा रहा है, ऐड करते जैसे कर रहे हो। जब आप पहला टर्म लिया 1/10 की पावर 6, दूसरा टर्म भी 1/10 की पावर 6, ऐड किया आपने 2 की पावर 10/6, एक एक ऐड होती जा रही है, तो इन्फिनिटी अपॉन 10 की पावर 6 हो गई, इन्फिनिटी हो गई। अब बताओ ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 1 ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, स्टेटमेंट बी ट्रू है या फॉल्स है? False। फॉल्स है, यस ऑब्वियसली। तो बोल रहा है कि कह रहा है एक ऐसा सीक्वेंस मुझे मिलेगा जिसमें प्रोबेबिलिटी ऐसी हो, तो ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं। अगर ऐसा मिल जाता है तो आप देख पा रहे हो क्या होगा, है ना। अगर ऐसा मुझे सीक्वेंस मिलता है, कोई ऐसा सीक्वेंस डिसजॉइंट मिलता है मुझे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी हो जाएगी, जबकि मुझे पता है प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन से कि रेंज इसका 0 to 1 है। सो दिस स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग, ठीक है जी। इसको डाउट है पूछो। चलिए सी पे आते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कह रहा है देयर एग्जिस्ट J बिलोंग्स टू ओमेगा, ओमेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सो देयर एग्जिस्ट J बिलोंग्स टू ओमेगा सच दैट J पे प्रोबेबिलिटी जो होगी, पर्टिकुलरली J पे जो मास है वो I पे, I से ज्यादा होगी फॉर ऑल I बिलोंग्स, ज्यादा इक्वल भी लिखा हुआ है ना, मोर देन और इक्वल टू। अब बताओ कोई भी पीएम ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है? क्या कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जहां मास लार्जेस्ट होगा? यस और नो? फॉर एग्जांपल दिस, बताओ इस पीएमएफ में किस पॉइंट पे मास लार्जेस्ट है? ऊपर जो लिखा हुआ 1/2 की पावर आई की किस वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी लार्जेस्ट है? 1 1 के। yes, तो यहाँ आई की जगह तुम J की जगह 1 ले लो और आई कुछ भी ले लो, कोई नेचुरल नंबर, क्या फर्क पड़ता है, इक्वल है ना। और अगर बहुत मुश्किल होगा सारे इक्वल हो जाएंगे, मतलब ऐसा अगर हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज डिफरेंट होगा तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहाँ पे लार्जेस्ट होगा, एंड यहाँ पे इस केस में 1 है, दूसरा ले लो, बाकी में भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो यू विल गेट ऑब्वियसली यस, एक ऐसा मुझे नंबर मिलेगा जिसपे मास, क्योंकि सम 1 होना है, ठीक है ना। अगर सब पे इक्वल हुआ तो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं ऑर्डर होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो जिससे एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज फाइन। तो यहाँ पे जैसे 1 है, ये J की बात कर रहा है, वो J1 है यहाँ पे, कि 1 पे ही मास सबसे ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट व्हाट अबाउट D? D देख करते हैं। लेट AK बी अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ AK फाइनाइट है, ठीक है। तो कहता है देन फॉर ईच I बिलोंग्स टू ओमेगा, ओमेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है आपका। सो अब कोई भी एक नेचुरल नंबर सेलेक्ट कर लो आप। देयर एग्जिस्ट N such that I will not belongs to summation of AK where K start from N to infinity। इसको मैं थोड़ा खोल के लिखता हूँ। यहाँ बोल रहा है I does not belong to AN plus 1 AN plus 2, सॉरी ये यूनियन है नॉट सम,
है ना, सेट में सम का मतलब यूनियन। सो दिस लाइक दिस, सो यूनियन है। ओके, तो फिर से यहाँ देखो क्या बोलना चाह रहा है, ये क्या बोल रहा है, फॉर ईच आई बिलोंग्स टू ओमेगा। तो मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हारा फेवरेट आई बताओ मुझे, इसमें से कोई एक आई तुम चूज कर लो ओमेगा में से, क्योंकि मुझे चेक करना है ना कि मैं कोई भी आई चूज करूँ तो मुझे एक ऐसा एन मिलेगा, वो एन हमें चूज करना है। उसके बाद तुम मुझे आई बताओ, फिर मैं तुम्हें एन बताऊंगा, है ना। कह रहा है कि फॉर ईच आई देयर एग्जिस्ट एन, तो आई के हिसाब से एन वैरी कर सकता है, जैसे फर्स्ट पार्ट में था कि अब साइलेंट के हिसाब से ए में बदल रहा था ना, तो वैसे यहाँ भी है कि उस आई के हिसाब से मैं एन चेंज करूंगा। इस तरह से होगा कि आई विल नॉट बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ ए के। चलो थोड़ा इधर लिखते हैं डी के लिए, समझिए क्या बोल रहा है डी स्टेटमेंट, कि फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू ओमेगा, ओमेगा क्या सर नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट एन, एन भी कोई नेचुरल नंबर है, सॉरी कोई नेचुरल नंबर है, इस तरीके से सच दैट कि आई बिलोंग नहीं करेगा यूनियन ऑफ ए के फ्रॉम एन टू इंफिनिटी, ए के फ्रॉम एन टू इंफिनिटी। तो देखो मुझे चेक करना ट्रू या फॉल्स है। फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू ओमेगा, फिर से मैं पूछूंगा आप बताओ मुझे कोई एक आई बताओ ओमेगा में, कोई भी बताओ मुझे। 2 सर। कुछ भी ले सकते हैं आप, 2 भी ले सकते हैं, 2 करोड़ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो 2 ले लिया हमने, ठीक है। अब मुझे एक ऐसा एन चाहिए जिससे इस सेट में वो ना है, क्या ना है, इस 2 बिलोंग ना करे, तो ठीक है ना, मैं ऐसा कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। अच्छा तो मैं एन एक चूज कर रहा हूँ ना, तो पहले एक सीक्वेंस बना लो तुम, एक ऐसा करो, यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, चलो मैं ऐसा ही ले लेता हूँ, A1 का मतलब 1, अभी तत्काल में A2 का मतलब 2, A3 का मतलब 3, तुम अपने वाली चेंज भी कर सकते हो, मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ तत्काल, कोई भी सीक्वेंस होगा उसके हिसाब से एलिमिनेट कर देंगे। सो इस तरह से ये सीक्वेंस है। अब तुमने आई जैसे 2 चूज किया तो मैं एन चूज कर लूंगा 3, यहाँ तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तुमने आई चूज किया तो मैं एन 3 चूज किया, कहता है कि हर आई के लिए एक ऐसा एन एग्जिस्ट करेगा, तो मुझे एक एन ढूंढना है, आई कुछ भी ले लो उसके लिए मुझे एक एन ढूंढना है। मैंने आई 2 तुम्हें दिया तो मैंने एन 3 ले लिया। अब चेक करो क्या ये 2 जो कि आई है क्या बिलोंग कर रहा है यूनियन ऑफ ए के फ्रॉम 3 टू इंफिनिटी, कैसे बिलोंग कर रहा है, मतलब कहना तो ये समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, 2 इस सेट में नहीं है, इसके बाद जो भी आ रहा है उसमें 2 आएगा क्या, 9 सर। नहीं आ रहा ना, तो मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि कोई भी एक आई लोगे तो उसके लिए मुझे एक एन मिल जाएगा, एन तुम लार्जेस्ट से लार्जेस्ट कुछ भी ले सकते हो, बस तुम्हें उस आई को हटाना है। तो ध्यान रखना है वो सेट्स जहां पे आई अवेलेबल है उसको छोड़ दो, उसके आगे से स्टार्ट करो। अगर तुम 2 करोड़ भी देते तो मैं फिर 3 करोड़ से स्टार्ट करता, या 2 करोड़ 1 से स्टार्ट करता, समझ रहे हो ना, उस तरीके से। सो ये थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब थ्योरेटिकल हो गया, एग्जाम में प्रूफ पे नहीं जाना कि तुम एकदम लगे हुए हो 3 घंटे तक, तुम्हें लॉजिकली इसको करना है, ठीक है जी। इसका मतलब डी भी ट्रू स्टेटमेंट है, डी इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट, फाइन। ओके किसी को ठीक है, किसी को दिक्कत बता सकते हो 34 और 35 पे। सो 35 कभी मैंने कराया होगा उस समय गलत आंसर आया होगा, अभी देखते हैं। सो दोबारा 35 जो है वो कह रहा है कि बहुत जल्दी तुम लोग याद, अब लास्ट में डाउट पूछना, अब आगे बढ़ गए। जब मैं डाउट का टाइम दिया था शुरू में कि 1 to 30 में डाउट है तो एंड में पूछना, या कल भी डाउट क्लास होगी, कल 2022 के पेपर की डाउट क्लास होगी, ठीक है। तो 22 में जो भी डाउट हो, या 22, 21, 19, 20, 18, 17, 15 से 22 तक उन्हें सारे पेपर कर लिए, एक बार देख लेना। 15 से 22 में जो भी डाउट रह गया होगा तुम लोगों का तो कल पूछना, फिर अभी डिस्कस करते हैं कंटिन्यू। तो a university bears the yearly medical expenses of each of its employee up to a maximum of ₹1000। देखो ईयरली मेडिकल एक्सपेंस यूनिवर्सिटी मैक्सिमम 1000 रुपए दे सकता है, ठीक है। इफ ईयरली मेडिकल एक्सपेंस, ये सब ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है। इफ द ईयरली मेडिकल, एक बार समझ नहीं आया 2 बार 3 बार रीड कर लो जस्ट, ताकि कुछ वर्ड छूट ना जाए। इफ द ईयरली मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ एन एम्प्लॉय एक्सीड 1000, अगर किसी एम्प्लॉय का ईयरली मेडिकल एक्सपेंस 1000 से ज्यादा हुआ तो देन द एम्प्लॉय गेट्स एक्सेस अमाउंट फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी। सो अगर 1000 से ज्यादा होगा तो इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलेगा, लेकिन अप टू मैक्सिमम 500।
तो ईयरली मेडिकल एक्सपेंस 1000 दे सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा हुआ तो 500 तक मेडिकल एक्सपेंस जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलेगी। अच्छा उसके बाद क्या, सो इफ द ईयरली, अच्छा आगे कुछ बताया नहीं, इसका क्या मतलब है, अगर किसी का ईयरली मेडिकल एक्सपेंस मान लो 1700, इसका क्या मतलब होगा, उसको कितना मिलेगा टोटल? 500। नहीं नहीं, 1000 प्लस 1000 तो मिलेगा ही ना। 1500 मिलेगा। हाँ हाँ, 1500 ही मिलेगा, 200 उसको जेब से लगाना पड़ेगा, इंश्योरेंस। है ना। यस सर। क्योंकि दो ही यहाँ पे, एक तो ईयरली मेडिकल एक्सपेंस 1000 तक ले सकता है, उसके ज्यादा हुआ तो 500 तक इंश्योरेंस पॉलिसी, उसके आगे कोई पॉलिसी नहीं है, उसके आगे जो होगा अपने जेब से लगाना है, ये मतलब है। तो इफ द ईयरली मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ अ रैंडमली सिलेक्टेड एम्प्लॉय इज दिस, अब बता रहा है कि जो ईयरली मेडिकल एक्सपेंस है वो 250 से 1750 के बीच हो सकता है, वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। मतलब वो तुम्हें बता रहा है कि जो ईयरली मेडिकल एक्सपेंस है वो 250 से 1750 के बीच यूनिफॉर्म हो सकता है, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। वाई डिनोट द अमाउंट द एम्प्लॉय गेट्स फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी, तो चलो तत्काल मैं एक्स मान लेता हूं, क्या, ईयरली मेडिकल एक्सपेंस, ईयरली मेडिकल एक्सपेंस, और वाई तो बता ही रखा है इसने, वाई अमाउंट द एम्प्लॉय गेट फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी, सो वाई जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी से मिल रहा है, अमाउंट फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, दो चारों ऑप्शन है वाई का जिक्र है, तो चारों ऑप्शन में वाई की बात करना है मुझे, तो मुझे पहले वाई का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, अगर वाई का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने निकाल लिया तो फिर उससे काम हो गया, क्योंकि वाई क्या ही यूज है चारों ऑप्शन में। तो चलो इसको इधर करते हैं, 35। सो एक्स है ईयरली मेडिकल एक्सपेंस, ईयरली मेडिकल एक्सपेंस, वाई है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, क्या था, इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। अब देखो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, यूनिफॉर्म है, 250 से 1750 के बीच, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है वाई जो है, तो चलो पहले तो मुझे ये बताओ, ये एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, 250 हो सकता है और 1750, ये सपोर्ट है उस एक्स का, तो एक्स 250 से कम नहीं होगा, बता रखा है कि तुम्हें कि जो ईयरली मेडिकल एक्सपेंस है वो यूनिफॉर्म है, 250 से 250 उससे पहले नहीं उसके बाद नहीं है, इतना है। तो अब कुछ देखो, इसको थोड़ा मैं ब्रेक करता हूँ, अगर 1000 तक है तो ये हुआ, 1500 तक है तो थोड़ा आगे जाता हूँ, चलो 1500 तक है, इस तरह से। तो देखो अब ये एक्स का सपोर्ट है एक्चुअली, तो मुझे अब वाई के बारे में जानना, चलो जरा वाई को मैं लिखता हूँ, मुझे बताओ जब एक्स की वैल्यू 250 से 1000 तक है तो उसको वाई कितना इंश्योरेंस से मिलेगा? 1000 0। 0 रुपीज, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू 1000 से 1500 तक है तो उसको कितना इंश्योरेंस से मिलेगा? एक्स नहीं, एक्स क्यों मिलेगा? सर x माइनस 1000। हाँ एक्चुअली क्या है कि आपको 1000 तो उधर मिल गया ना ईयरली मेडिकल एक्सपेंस से, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस पॉलिसी से, ये वाई का मतलब क्या है कि इंश्योरेंस पॉलिसी से कितना लिया, तो उसको तो 1000 मिल चुका है उधर, है ना, मेडिकल एक्सपेंस में। अब मैं बात कर रहा हूँ अमाउंट इंश्योरेंस पॉलिसी से कितना मिलेगा, तो जितना 1000 से ज्यादा होगा उतना ही मिलेगा ना, उसमें वही लिखा था ना कि जो 1000 से ज्यादा होगा, देखो ईयरली मेडिकल एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉय एक्सीड 1000, अगर 1000 ज्यादा हुआ तो उस केस में एम्प्लॉय गेट द एक्सेस अमाउंट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो अमाउंट मिलेगा इंश्योरेंस पॉलिसी से, इंश्योरेंस पॉलिसी से अप टू 500 तक मिलेगा। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि उसका खर्चा जो है, मतलब जो टोटल एक्सपेंस उसका है 1000 से 1500 के बीच है, तो उसको 1000 तक तो मिल चुका है ना, अब उसको कितना मिलेगा यहाँ पे, तो उसने बताया उसने कि जितना एक्सेस है, एक्सेस कितना है 1000 से जितना ज्यादा हो रहा है उतना इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलेगा, 1000 तक नहीं, 1000 के बाद वाला इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलेगा। अच्छा अगर उसका खर्चा 1500 से ज्यादा हुआ तो 1500 से ज्यादा है 500। तो यस, तो उसको 500 एग्जैक्टली मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, अप टू था ना कि इंश्योरेंस पॉलिसी अप टू 500 है,
तो 5 मतलब कितना भी खर्चा वो कर रहा है, चाहे 1600 हो गया 1700 हो गया, उसको फिर भी 500 ही मिलेगा इंश्योरेंस पॉलिसी से, जैसा एक क्वेश्चन में लिखा है कि अप टू मैक्सिमम ऑफ 500। तो खर्चा कितना भी करे वो 1000 से ज्यादा होगा तो 500 तक ही मिलेगा। सो लाइक अगर उसने 1500 ज्यादा खर्च किए, स्टिल वो 500 रुपए ही टोटल मिलेंगे उसको। और यहाँ जैसे मान लो 1300 खर्च हुए सपोज यहाँ पे इस केस में, तो 1300 रुपए खर्च हुए, 300 रुपए उसको मिलेगा इंश्योरेंस पॉलिसी से। ये चीज है। ओके, तो अब क्या हमारा एम है, हमें एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, अब हमें ट्राई करना है कि वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना, हमें देखना है वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मास ऑफ वाई एट 0। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू मास ऑफ एक्स एट 252,000। यस सर। बताइए होगा, यूनिफॉर्म का आइडिया है आप लोग? 1/2 मतलब ये कितने का गैप है, 750 का। यस सर। और ये टोटल गैप कितने का है, 1500। ठीक है ना। मतलब ये होता है ना बी माइनस ए डिनोमिनेटर में ऊपर जो भी है सीरीएफ हाँ ऑफ दिस माइनस, जो भी कर रहे हो इंटीग्रेट करो इस रीजन पे तुम 250 से 1000 में इंटीग्रेट कर रहे हो तुम 1/1500 को, तो यही आएगा। ओके, तो ये तो मास हो गया 0 पे। अब मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द मास एट 500। क्योंकि ये फिक्स पार्ट है, ये कांस्टेंट पार्ट है, मतलब डिस्क्रीट पार्ट है, बीच में वो 500 250 तो दिस इज 250 upon 1500। is 1500 to 70, this is equivalent to this। एंड ये गैप कितने का है, 250 का। टोटल कितने का था, 1500 का। ओके, अब जो y है सर इसमें वाई डिस्क्रीट क्यों लिया? हाँ क्वेश्चन पढ़िए उसके लिए आप। ये सर उसमें वाई ये डिनोट कर रहा है कि इंश्योरेंस पॉलिसी कितना मनी देगी। यस, तो अगर उसने 750 रुपए खर्च किए तो इंश्योरेंस पॉलिसी कितना मनी देगी उसको, 0। हाँ तो वही तो लिखा है। और 850 खर्च किए तब लेस देन 1000 में 0 है। तब भी 0 है ना। तो इसीलिए कि y 0 कब है, कब सर कब वाई का है। मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। यस यस यस, यू राइट। सो मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा ये। अब क्या करते हैं ये सर वो क्योंकि 0 to 500 के बीच भी तो वेरी कर सकता है। हाँ, अब 0 से 500 वैरी करेगा। अब उसका खर्चा 1000 से 1500 के बीच जैसे जैसे वैरी कर रहा है उसके हिसाब से इंश्योरेंस पॉलिसी 0 से 500 में वैरी कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली मैं थोड़ा कंसर्न ये हूँ कि टोटल सम 1 आना चाहिए। कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो गया, ये कितना हो गया 1/6, ठीक है ना। 1/6 हाँ। अब मतलब ये है कि y की वैल्यू 0 से 500 में होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली तुम ये देख के बता सकते हो कितना है, ये 500 का गैप है टोटल 1500 में से, तो 1/3 है, यही ना। ओके, तो टोटल 1 हो रहा है ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस 1 हो रहा है ना बुक के, ठीक है। यहाँ ना मतलब y का मैं पीएमएफ निकाल रहा हूँ, ये मास 0 पे मास हाफ है, 500 मास 1/6 है, और इस बीच में जो भी मास होगा वो 1/3 है। अच्छा, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये 1/3 कैसे समझ आया नहीं आप लोग, ये कैसे हुआ ये समझ आया ना कैसे। 1000 से 1500 के बीच का मतलब ये इक्विवेलेंट हो गया कि x की वैल्यू जब 1000 से 1500 के बीच है तो ये 500 है गैप, टोटल 1500, तो इसीलिए हुआ। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन ऑप्शन पे आता हूँ, पहला ऑप्शन चेक करता हूँ। पहला बोल रहा है कि ई ऑफ वाई 500/3 है। अच्छा वो बाद में देखेंगे, वही वाई को पहले वाई मोर देन 300 चेक करते हैं। ए में क्या आता हूँ, पहले हम बी सी डी चेक कर लेते हैं। तो y more than 300, क्या होगा, Probability x greater than 1300। ओके। सेम। सो पहले बी ऑप्शन में चेक करता हूँ फिर हम आऊंगा बी पे। सो प्रोबेबिलिटी बोल रहा है y मोर देन 300, तो इसका मतलब है कि 300 से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी उसको कब मिलेगी, तो जब 1300 से 1500 के बीच में। x greater than 1300 just।
फिर यूनिफॉर्म से कर लेंगे वो, क्योंकि एक्स का x पता है greater डिस्ट्रीब्यूशन। than 1300, यस, ये कितना आएगा? 3/10। 318 आ रहा है, मतलब ये x 1300 ज्यादा हो जाए, 1750 से कम हो, क्योंकि 1750 तक ही होगा। 1750। हाँ, उससे ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि वो यूनिफॉर्म इसी रेंज में था। तो वाई इंश्योरेंस पॉलिसी से 300 से ज्यादा कब मिलेगा उसको? जब उसने 1000 रुपए तो खर्च किया ही होगा पहले, उससे एक्सेस कितना है? कम से कम 1300 खर्च किया होगा उसे, तभी मिलेगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ? गैप कितने का है? 450 का। और टोटल कितना गैप है? 1500। तो कितना हो गया ये? 3/10, चेक करो। ओके, सो दिस इज फाइन। जिनको डाउट हो पूछना। सी पे आते हैं, ए पे से लास्ट में करूंगा। बी इज फाइन। सी कह रहा मीडियन ऑफ वाई इज 0। तो मीडियन का डेफिनेशन याद करो आप। मीडियन ऑफ वाई इज 0। सो वाई का मीडियन कह रहा है कि 0 है, मतलब प्रोबेबिलिटी वाई लेस देन इक्वल टू 0 कितना आएगा जी? हाँ, मतलब CDF एट 0 निकाल रहा हूँ एक्चुअली मैं, है ना, CDF ऑफ वाई एट 0 निकाल रहा हूँ, तो वो हाफ आ गया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी वाई मोर देन इक्वल टू 0 कितना आएगा? तो 0 इंक्लूड हो रहा है, चेक करो। सो ये 1 हो जाएगा, एंड दैट इज मोर देन इक्वल टू हाफ, नो प्रॉब्लम। आपको याद हो मीडियन का डेफिनेशन, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये डेफिनेशन आगे भी आएगा। मीडियन का डेफिनेशन क्या है कि m इज मीडियन ऑफ x इफ एंड ओनली इफ, इन जनरल डेफिनेशन है ये, ठीक है, मिक्स में, डिस्क्रीट में, कॉन्टिन्यूस सब में लगेगा। प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू m, दिस इज गोइंग टू बी मोर देन इक्वल टू हाफ, एंड प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू m, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी मोर देन इक्वल टू हाफ। ये मीडियन के डेफिनेशन है इन जनरल। कॉन्टिन्यूअस है, जस्ट CDF हाफ रख दो, लेकिन मिक्स्ड है तो इस तरह से चेक करना पड़ेगा। तो लेस देन इक्वल टू 0, ये भी मोर देन इक्वल टू हाफ है, मतलब यहाँ हाफ लिखना था मुझे, दैट्स फाइन। और ये 1 आया, मोर देन इक्वल टू हाफ है, दैट्स आल्सो फाइन। चलिए, तो मतलब ये भी ट्रू ऑप्शन है कि यस 0 इज द मीडियन, देयरफॉर 0 इज मीडियन ऑफ y बाय डेफिनेशन। मीडियन डाटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ ना, 0 से पहले हाफ प्रोबेबिलिटी है, 0 इंक्लूड करके, और 0 के बाद हाफ या हाफ से ज्यादा है बाय डेफिनेशन। तो दिस इज आल्सो ट्रू ऑप्शन। द क्वांटाइल ऑफ ऑर्डर 0.6 फॉर y इज इक्वल टू 100। तो पहले तो क्वांटाइल का डेफिनेशन समझे हम फिर से। तो मीडियन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ क्वांटाइल, जब मैं p को हाफ ले लूंगा, सो मीडियन इज आल्सो वन काइंड ऑफ क्वांटाइल। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्वांटाइल? सो मैं ऐसा बोलता हूं कि x इज pth क्वांटाइल, ये क्वांटाइल ऑफ ऑर्डर p, pth क्वांटाइल, और यू से x is quantile of order p if and only if, यहाँ end है ना, ठीक है, end लगा हुआ है, probability x more than equal to small x, ठीक है ना, this is going to be similar है, more than equal to p and probability, अच्छा मैं यहाँ पहले CDF लिखता हूँ ना, less than equal to CDF and more than equal to x, this is more than equal to 1 minus p। तो जब इसी क्वांटाइल में तुम p को हाफ रखते हो तो मीडियन बन जाता है वो। मीडियन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ क्वांटाइल, चेक। तो जब आप p को हाफ रख दोगे तो मीडियन बन जाता है। सो अब यहाँ पे आपको p दे रखा है डी ऑप्शन में 0.6, p की जगह है 0.6, ठीक। तो चलिए, सो आपसे क्या बोल रहा है वो कि क्वांटाइल ऑफ ऑर्डर 0.6 दैट इज p फॉर y इज इक्वल टू 100, मतलब बोल रहा है 100 जो है वो pth क्वांटाइल है, p 0.6 है। तो बाय डेफिनेशन अगर 100 pth क्वांटाइल होगा तो x लेस देन इक्वल टू 100, मैं डेफिनेशन जस्ट डेफिनेशन पे फिट कर रहा हूँ कि अगर 100 pth क्वांटाइल है, सो दिस शुड बी मोर देन इक्वल टू p जो कि 0.6 है, एंड x मोर देन इक्वल टू 100, दिस शुड बी मोर देन इक्वल टू व्हाट? डेफिनेशन 0.4। 0.4। अब तुम चेक करो क्या ये सही है, अगर सही है तो ट्रू है, गलत है तो फॉल्स है। सॉरी, मुझे y के लिए करना है तो बाय मिस्टेक राइटिंग x, मतलब डेफिनेशन x में लिखा इट्स ओके, बट क्वेश्चन में ऑप्शन में y है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन में डी ऑप्शन में y की बात करनी है। तो देखो y लेस देन इक्वल टू 100, मतलब इसका चेक कर लेते हैं पहले।
चलो मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ y लेस देन इक्वल टू 100, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग से निकालता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 भी है इसमें, ठीक है, एंड देन प्रोबेबिलिटी y मोर देन 0 लेस देन 100। तो बताओ y बराबर 0 पे मास कितना था? हाफ। हाफ। अब 0 से 100 के बीच होने का क्या चांस है? तो x क्या होगा इस बीच में? y 100 तक कब जाएगा, जब x कहाँ तक जाएगा? 1100 1 तक। by 4 प्रोबेबिलिटी। एक मिनट, 1100 तक जाएगा। क्योंकि मैंने हाफ यहाँ कंसिडर कर लिया है, अगर मैं नहीं किया होता तो मैं टोटल लिख देता, डायरेक्टली लिख देता। एक ये भी तरीका है, डायरेक्टली ऐसे लिख देता मैं कि ये 100 तक कब जाएगा, जब प्रोबेबिलिटी x जो है 1100 तक है। कहाँ से? 0 से। रुक जाओ भाई, x कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? 250 से ना। अरे भैया y की वैल्यू 100 से कम कब होगी? यस सर। उसके खर्चे 1100 तक होंगे। अगर 1000 तक Yes, थे sir. तो मिलेंगे, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1100 में से 250 घटाओ और यहाँ 1500 नीचे टोटल है, कितना आया ये? 850 बाय 15। 850। कैलकुलेटर से जरा कैलकुलेट कीजिए कितना आता है डेसिमल में। हम्म 0.566। नहीं, समथिंग इज रॉन्ग देन। तो अच्छा चेक कर ले, सॉरी, दैट्स फाइन ना। ओके दैट्स फाइन, या बिकॉज हमें क्या पूछ रहा था ये? ऑप्शन देखो, डी करेक्ट है क्या? नहीं है ना। क्वांटाइल ऑफ ऑर्डर 0.6 इक्वल टू 100। तो मैं चेक कर रहा था कि अगर ये ट्रू होगा, अच्छा मैं ट्रू करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चलिए ट्रू होगा तभी तो ट्रू होगा ना। सो ठीक है ना, मतलब मुझे चेक करना है क्या 1000 ये से x ग्रेटर देन 1000 to 1100 होगा ना, क्यों? क्योंकि तब y 0 से 100 के बीच में होगा। तो 0 होगा तो क्या दिक्कत है? ये लेस देन 0 100 पर में हमने तो 0 है। अलग से हमने 1/2 फाइंड किया है ना। नहीं, वो 0 पर मेथड छोड़ दिया मैंने, वो मेथड छोड़, जो आप कह रहे हो वो भी सही है, तो उससे भी करो, आंसर यही आएगा। तो वो मैंने मेथड छोड़ दिया, आप उससे करो, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर 0 प्लस प्रोबेबिलिटी, फिर y मोर देन 0 लेस देन 100, तो उससे भी आंसर यही आएगा, ये हाफ। अब यहाँ जो आप कह रहे हो वो आप भी सही कह रहे हो, यहाँ 1000 से बढ़ जाएगा 1100 तक होगा। ठीक है, बात बराबर है, आंसर वही आएगा, 100/1500, यही ना। चेक करो कितना आता है, ये भी वही आएगा। कैलकुलेटर चेक कीजिए, सेम आ रहा है क्या? यस सर सेम। हाँ, बात बराबर है। मैं पहले इससे कर रहा था, फिर मैं इससे चला गया, बात बराबर है। किसी से करो। क्या ये 0.6 से ज्यादा है? नो सर। नहीं, नो तो सर। इस वाला ऑप्शन गलत। ठीक है, तो ऑप्शन गलत, इसका मतलब है कि आंसर इज नो। सो इसका मतलब है कि जो 100 है, जो क्वांटाइल ऑफ ऑर्डर 0.6 इज नॉट इक्वल टू 100। 100 तो नहीं, ठीक है, ये हमने दिखा दिया, तो मतलब ऑप्शन डी गलत हो गया। सो डी गलत हो गया। अब आना है ए पे। ए में क्या है? मीन बताना है आपको, मीन ऑफ वाई। ओके, तो सर ये एक्स के टर्म्स में नहीं कर सकते हम? कर सकते हैं, कीजिए, क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। सर कि y को हमने x के टर्म्स में लिख दिया, तो वो लिख देंगे कि g ऑफ y इंटू f ये ऑफ x, और उसका जो यस, सपोर्ट हो। चलेगा चलेगा चलेगा, चलेगा। y फंक्शन ऑफ x ओनली, या कर सकते हो। अप्रोच जो मैं कर रहा हूँ जो यही एक अप्रोच है, ये मुझे ये समझ आया कि मैं कर रहा हूँ। आप खुद से इंडिपेंडेंटली ट्राई करोगे तो आप डिफरेंट वे में कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेथड और भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो हमसे बोल रहा है ई ऑफ वाई, तो बाई डेफिनेशन, जैसे मान लो मैं इसको तत्काल जी एक्स लेके चलता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बाई डेफिनेशन, चूंकि अब यहाँ मिक्स्ड है ये, तो आपके पास कॉन्टिन्यूअस पार्ट भी है और डिस्क्रीट पार्ट भी है। तो जब y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 कब है? मतलब gx 0 कब था? अब x लेस देन 1000। जब x की वैल्यू 0 से 1000 थी। ये वही बात है, y बराबर 0, ये चीज लिखना बराबर है लिखना y बराबर 0, सेम बात है। समेशन xi pi लगा रहा हूँ, yi pi। सो
क्योंकि y का निकालना तो जो gx है दैट इज 0, ये कब 0 है इस केस में प्लस। अच्छा अब बताओ प्रोबेबिलिटी जब x आपका 1000 से ज्यादा है और 1500 तक है तो आपका वो क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 1000 ना, e ऑफ x माइनस यस 1000 आएगा। सर x माइनस 1000 का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0,500 बोल सकते यस हैं यस अलग से। हाँ हाँ सर, उससे फिर 500/2 उसका मीन। एक मिनट, तो हमने कैसे किया है, यस सो यस दैट विल वर्क, ठीक है ना। देखो मैं बोल रहा हूँ कि जो gx है वो इसके इक्वल हो जाएगी कब, इस केस में 3 केस है ना, x 0 से 100 है तो 0 है वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, वही रहेगी। यहाँ कांस्टेंट है सी, ये कहाँ गया भाई, दिस इज अ कांस्टेंट, तो 0 की एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 ही है, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू 0। अब अगर जब पार्टीशंस हो रहा है एक्चुअली E1 E2 E3 टाइप से, ठीक है ना, सो दिस इज E1, यहाँ E2, अब अगला आएगा E3, जब x की वैल्यू 1500 से 1750 में है, सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड अमाउंट 500। 500, ठीक है ना। दिस एक्सपेक्टेड अमाउंट व्हाट 0 व्हेन x इज बिटवीन दिस, एक्सपेक्टेड अमाउंट इज दिस व्हेन दिस। अब देखो यहाँ से क्या है कि x का डिस्ट्रीब्यूशन आपका है यूनिफॉर्म 250 टू 1750। 1750, तो x माइनस 1000 आप इसका क्या कर रहे हो, आप लोकेशन चेंज कर रहे हो, तो क्या बनेगा ये, लेकिन चूंकि ओके 1 मिनट, सो ये 0 से 500 में ही होगा ना, क्योंकि हाँ सर, हाँ क्योंकि एक्सीड तो कर दे, आपको पता है ना कि इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होगी, क्योंकि ये कब है जब x 1000 से 500 में है ना, तो ये तो इस पे नहीं जाना मुझे, हमें अभी इस केस में सिर्फ x हमारा 1000 से 500, जब 1000 से 1500 है, तो जब x 1000 से 1500 है उस केस में x माइनस 1000 क्या होगा, 0,500 यूनिफॉर्म। हाँ इनको 0 से 500, 3 केस बनाए हमने, पार्टीशन किया 0 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 1750। जब 0 से 1000 एक्सपेक्टेड अमाउंट इज 0, जब 1000 से 1500 है उस केस में x माइनस 1000 विल हैव दिस डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस केस, तो उस केस में व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू है, अब इसका मीन कितना आ जाएगा x माइनस 1000 का मतलब यूनिफॉर्म 0 से 500 का 250। a प्लस b बाई 2 ना, हाँ 500 Yes. से 2, यस। तो यहाँ से क्या हुआ जरा चेक करते हैं अब, सो इक्वल टू 0 इंटू, जो वो क्या 0 ही होगा जो भी प्रोबेबिलिटी हो, सो हालांकि लिखूं मैं 1000/1500, यही ना पहला केस। दूसरा इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू है 500/2 यहाँ से, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3। 1/3, मतलब वही 500/1500 है ना, ठीक है। और तीसरा केस में 500 एक्सपेक्टेड अमाउंट व्हेन, कितना प्रोबेबिलिटी है इसका 250/1500। 1500 से ज्यादा है ना, 1/6। 1/6। 250/1500, तो चेक कीजिए अब, तो ये हो गया 0, और इधर से आपका आएगा, कैंसिल कर लो अब, ठीक है ना, तो कह रहे तुम 250 और ये हो गया 1/3, कितना हो गया, ये ऐसा कर लो 500/6, हाँ और ये भी 500/6 हो गया, ठीक है ना, ये कैंसिल होगा 6 टाइम, तो टोटल कितना हो गया चेक करो, 500/3। 2 times 83.3। ठीक है ना ये, सो ए ऑप्शन भी ट्रू हो गया। अब तो इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, क्योंकि वो पार्टीशंस किया हमने, इनडायरेक्टली हमने टोटल प्रोबेबिलिटी लगाया, यहाँ पे आप देख सकते हो इनडायरेक्टली एक्सपेक्टेशन में कि हमने E1 E2 E3, so if E1 happens then what is expected value, if E2 happens then what is expected value, if E3 happens then what is expected value। चलिए नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 35। 36, let xy be two independent random variable having normal 0। काफी सर हार्ड क्वेश्चन है 35 ना। हाँ ये थोड़ा डिफरेंट था, यस एक्चुअली प्रॉब्लम बीच यहीं पे होती है, लास्ट टाइम मैंने किया होगा, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने यहाँ पे गलती की थी, यहाँ पे गलती हुई थी, क्योंकि यहाँ पे क्या है हम लोग x माइनस 1000 बोले रहते हैं यूनिफॉर्म -752 + 750, जो शुरू में मैं कर रहा था फिर से,
क्योंकि अगर आप x लोगे 250 से 1750 तो x माइनस 1000 आप सोचोगे ओके 1000 हटा देते हैं तो माइनस 750 से प्लस 750 हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि वो y तो 500 ज्यादा हो ही नहीं सकता और नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वही मुझे एलिमिनेट करना था। सो लाइक यहाँ पे ये ध्यान रखने की चीज है कि दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू व्हेन x रेंज बिटवीन दिस एंड दिस, तो ये 0 से 500 में ही जाएगा, तो इसीलिए डिफिकल्ट था, यस इट वाज डिफिकल्ट। और आज मैंने खुद ही ट्राई किया, मैंने कल ट्राई कर रहा था, हो गया, मतलब थोड़ा टाइम लगा बट हो गया, कहीं देखा नहीं है मुझे, सॉल्यूशन मिला भी नहीं इसका कहीं तो अच्छा खुद से सोच के कर लिया कि ब्रेक करना पड़ेगा रैंडम वेरिएबल को। हाँ मतलब वही, अब मतलब ढंग से 4-5 बार पढ़ोगे दिख जाएगा, मतलब हाँ ये मैंने कल खुद ही किया, मतलब मैं खुद ही ट्राई कर रहा था, क्योंकि पहले तो ऑप्शन बाकी आ चुके थे, प्रॉब्लम यहाँ आ रहा था कि ए में ही प्रॉब्लम आ रहा था, बाकी तो मैंने पहले भी जब कराए होंगे आप देखना बी सी तब करेक्ट आया होगा, ए में प्रॉब्लम आ रहा था। चलिए 36 करते हैं। तो let x and y be two independent random variables having normal 0 sigma 1 square and y जो है normal 0 sigma 2 square distributions respectively। तो कह रहा है कि which of the following statement, ये तो इजी है, आप इसका चूंकि नॉर्मल है तो इफ एंड ओनली रूल चलता है, यहाँ पे कोवेरिएंस निकाल लो दोनों के बीच का और 0 ही आएगा आई थिंक, है ना, चेक कीजिए। यस सर, एक मिनट 0 आएगा सर। यहाँ वेरिएंस डिफरेंट है, सर वो कंडीशन आएगी इसमें सिग्मा 1 और वेरिएंस डिफरेंट सिग्मा है ना, 2। तो कुछ ऐसा आएगा, क्या आएगा, हाँ एक्चुअली ध्यान ये रखना डिफरेंट है, तो मतलब जब कोवेरिएंस में निकालूंगा x प्लस वाई और x माइनस वाई का, तो टर्म वाई टर्म लो x x का, तो सिग्मा 1 स्क्वायर x y y x कैंसिल हो जाएगा, मतलब कोवेरिएंस बिटवीन x y माइनस में यहाँ है, फिर अगला y x प्लस में, तो कैंसिल हो गया, तो ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर आएगा। क्या ये 0 है? नहीं ना, नो सर। तो ये आउट हो गया। ये तब 0 आता जब ये इक्वल होता वेरिएंस दोनों का, तो इन दोनों के बीच का कोवेरिएंस 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा क्योंकि इसने सिक्योरिटी नहीं दी ना, यहाँ देखो डिफरेंट है दोनों, तो इसका मतलब है कि दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ए ऑप्शन इज रॉन्ग, मतलब फॉल्स, बिकॉज इट इज नॉट इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ होता है नॉर्मल। ओके 2x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इंडिपेंडेंट होगा अगर ऐसा, तो फिर से ये कोवेरिएंस निकाल लीजिए आप, ठीक है ना, तो कोवेरिएंस यहाँ Yes. निकालेंगे, तो चेक कर लीजिए क्या ये इक्वल दे दिया कंडीशन, आई थिंक तो ये 0 आ जाएगा ये कंडीशन। हाँ सर, ये 0 आ जाएगा। हाँ x प्लस वाई और x माइनस वाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मुझे पता है नॉर्मल होगा ये, और चूंकि इंडिपेंडेंट नॉर्मल है इसीलिए नॉर्मल तो होगा ही, इंडिपेंडेंट दे रखा है, सो बोथ विल बी नॉर्मल। और देख लो मीन दोनों का, मीन क्या है दोनों का 0 और वेरिएंस दोनों का तो सेम हो जाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। हाँ है ना, तो ये इक्वल हो जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए, यस वो है, दोनों का मीन इक्वल है, वेरिएंस इक्वल है, दोनों नॉर्मल है, तो ऑब्वियसली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, सेम डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों का। डी कह रहा है x प्लस वाई और 2x माइनस वाई इंडिपेंडेंट होगा अगर ऐसा होगा, चेक कीजिए बी डी एक जैसा ही है। हाँ सर, ये भी 0 आ रहा है। तो ये कंडीशन दे दिया इसलिए फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। 37 ये कह रहा है कि लेट एक्स वाई बी डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर, वेक्टर मतलब लाइक मोर देन वन रैंडम वेरिएबल्स को वेक्टर बोलते हैं ना, वो 11-12 में हम लोग आईजे लगाते थे, यहाँ पे कोई भी कॉलम वेक्टर वो वेक्टर है ना, रो वेक्टर को वेक्टर बोलते हैं, सॉरी रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स उसको वेक्टर बोलते हैं। ओके सो ये रैंडम वेक्टर है, मतलब डायमेंशन जब मोर देन वन है तो वेक्टर बोलते हैं। सो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, x y independent, so you know that if x and y are independent then function of x and function of y are independent also, so x square function of x है, mod y function of y है, they are independent, तो true हो गया। if the correlation coefficient between x and y is 1, correlation coefficient अगर 1 है तो है ना, ये linearly related है, तो y बराबर ax प्लस, ये रिमार्क है, ये चारों पॉइंट आपको मिल जाएगा विकरवादी में रिमार्क में है, जहाँ पे कोरिलेशन टॉपिक डिफाइंड है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट कोवेरिएंस वाले टॉपिक में। सो y बराबर ax प्लस b 1 है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, हमने एक बार क्लास में डिस्कस किया हुआ है ना, यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक तुम 1 है ना, तुम ये भी बता सकते हो a मोर देन 0 होना चाहिए, है ना, अगर ये -1 होता तो a लेस देन 0 होता, लेकिन यहाँ पे इसने क्या कहा है फॉर सम, सम मतलब फिर से हो गया देयर एग्जिस्ट टाइप का, फॉर ऑल होता है तो सबके लिए होना चाहिए, फॉर सम लिखा है, सम का मतलब देयर एग्जिस्ट, ठीक है ना, तो यहाँ SOME है, मतलब अगर एक ए भी मुझे ऐसा मिल गया तो दैट इज एनफ, तो SOME लिखा हुआ है, नॉट फॉर ऑल, ओके
सो फॉर सम, तो यस व्हेन यू टेक ए एज है ना पॉजिटिव होगा ये, दैट इज फाइन। ये जस्ट रिमार्क है, आप कोरिलेशन को में देख लो। बोल रहा है इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो इंडिपेंडेंट है तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई ऑफ वाई स्क्वायर, क्या सही है? यस सर। ठीक है ना। अब जीरो है, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होगा? दो नंबर है इन टू नंबर्स के इनमें प्रोडक्ट से जीरो कोई है, या At least one zero. किसी एक को जीरो होना पड़ेगा। तो या तो ई एक्स स्क्वायर जीरो है या ई वाई स्क्वायर जीरो है। अब ई एक्स स्क्वायर जीरो कब होगा सोचो, समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई जीरो हो रहा है, तो एक्स आई स्क्वायर तो नेगेटिव हो नहीं सकता, पी आई भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब तुम बहुत सारे पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हो या चलो नॉन नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हो और वो जीरो दे रहा है, इसका क्या मतलब है प्रोडक्ट? ईच टर्म इज जीरो, समझ रहे हो ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अप टू जेड स्क्वायर, मान लो जीरो है, इसका क्या मतलब हुआ? ऑल आर जीरो। हाँ, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू अप टू जेड ऑल आर जीरो, सेम लॉजिक यहाँ पे है। तो इसमें क्या होगा, पी आई अगर जीरो नहीं है देन इन दैट केस सारे पी आई तो जीरो हो नहीं सकते, अगर सारे पी आई जीरो हो गए तो फिर टोटल सम वन आएगा ही नहीं, तो एक्स आई हैज टू बी जीरो। सो मतलब ये डीजेनरेट है, एक्स आई हैज टू बी, ऑल एक्स आईज आर जीरो, ऑल एक्स आईज आर जीरो मतलब डीजेनरेट हो गया। तो आइदर है ना, तो यहाँ से एक्स आईज को जीरो होना पड़ेगा फॉर ऑल आई और वाई आई को जीरो होना पड़ेगा फॉर ऑल आई, और कोई दूसरा रास्ता नहीं, पी आई सारे जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो मतलब कहने वाला ये ई एक्स स्क्वायर जीरो तभी होगा जब एक्स को जीरो होना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। ई वाई स्क्वायर जीरो तभी होगा जब वाई को जीरो होना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। सो इसलिए आई आइदर दिस और दिस इज आल्सो ट्रू। ई एक्स जीरो है, दिस डज नॉट इंप्लाई एक्स इज जीरो, क्योंकि पावर ऑड है, तो यहाँ वो एक्स आई पी आई में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन बना के कैंसिल हो रहा है, लेकिन स्क्वायर है इसलिए वो नेगेटिव हो नहीं सकता, एक्स आई नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, मिलके बाद में जीरो बना दिया। तो ई एक्स इज जीरो डज नॉट इंप्लाई एक्स इज जीरो, बट ई एक्स स्क्वायर जीरो इंप्लाई एक्स इज जीरो। इन द सेम केस जैसे मैं बोला था ए प्लस बी प्लस सी जीरो, इसका कोई जरूरी नहीं कि ए बी सी जीरो होगा, तीनों तीनों क्यों जीरो होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसे बना सकता है ना। बट अगर यही केस था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जीरो है, तो अब कोई रास्ता नहीं है, ए को भी जीरो होना पड़ेगा, बी को भी जीरो होना पड़ेगा, सी को भी जीरो होना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो वही लॉजिक यहाँ भी है। Okay, so C is true. Now, if variance is zero, then x y are independent. तो variance zero किस random variable का होता है? डीजेनरेट। Degenerate का, और degenerate हर random variable के साथ independent होता है। So degenerate is independent with every distribution. So x is independent with all distribution. तो obviously for y also. ठीक है? तो यहाँ बदल गया x is degenerate and theorem है, एक तो ये theorem है variance zero if and only if x is degenerate, and दूसरा if x is degenerate then x is independent to all distributions। तो हो गया, डी भी सही है, फाइन। आइए 38 फिर से सिमिलर क्वेश्चन गेट में भी आया है, आप गेट 22 का पेपर देख सकते हो, उसमें भी एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन इसी लॉजिक पे। So let x1, x2, x3 be three independent identically distributed random variable having normal 0 1 distribution. Okay, so if u, तो ठीक है ना, अब तो फिट कर सकते हैं हम इसको, u को आप क्या लिख सकते हैं, x1 स्क्वायर है दैट इज काई स्क्वायर 1 और अपॉन x2 प्लस x3, तो x2 प्लस x3 का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, नॉर्मल 0,2, तो 2 को नीचे बुला लो, ये जो 2 है ना इसको डिनोमिनेटर में बुला लो, तो बुला लिया, तो उसके बाद क्या हो गया, वो हो गया काई स्क्वायर 2, राइट, चेक कर लो, अपॉन 2 मतलब काई, एक मिनट, सॉरी हाँ काई स्क्वायर 1, बिकॉज स्क्वायर का सम नहीं है, सम का स्क्वायर है, तो सम का स्क्वायर मतलब ये खुद नॉर्मल बना लेगा, मतलब ये मिल के नॉर्मल है, और 2 नीचे आ गया तो मिल के नॉर्मल 0 1, तो काई स्क्वायर 1 यस, तो अपॉन वन कर दो तो ये f11 हो गया, ठीक है नहीं, तो ये तो सही कह रहा है, u f11 है, ये दोनों लाइन सही है। अब v डिसाइड करेगा ए बी में से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, तो ये अब देख लो, x2 माइनस x3 का क्या है, मीन 0 है और वेरिएंस 2 है फिर से, एंड x1 स्क्वायर 2 से डिवाइड कर लो इसको,
ठीक है जी, सिमिलर वे में। हाँ सर, का स्क्वायर 2 बनेगा डिनोमिनेटर। हाँ, यहाँ पे काई स्क्वायर 1 फिर काई स्क्वायर 2 है ना, एक और 2 की जरूरत पड़ेगी, तो तुम क्या करो 4 से डिवाइड कर लो, है ना, 2 दो 2 की जरूरत है, काई स्क्वायर 2 मतलब ये हो जाएगा ऊपर काई स्क्वायर 1 और नीचे काई स्क्वायर 2 हो जाएगा, है ना। एंड चूंकि ये इंडिपेंडेंट है, x2 प्लस x3 और x2 माइनस x3 इंडिपेंडेंट है, ट्रू और फॉल्स? x2 प्लस x3 इंडिपेंडेंट है x2 माइनस x3 से। सर ट्रू। ट्रू, ओके, यस। अभी मैं लास्ट क्वेश्चन देखा था उस दिन पहले, यहाँ वेरिएंस इक्वल है, दोनों का वेरिएंस 1 है इसीलिए। तो इंडिपेंडेंट बता, वो काई स्क्वायर नहीं बना, फिर मैं गामा में जाना पड़ता मुझे, सॉरी गामा करके फिर बीटा में जाना पड़ता, तो यहाँ एफ में कन्वर्ट नहीं होता। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होता तो मुझे फिर हम इसको एफ में नहीं कन्वर्ट कर सकते थे, अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होता तो फिर मुझे बीटा में जाना पड़ता। तो इंडिपेंडेंट है, x1 फ्री है, x1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ x2 एंड x3 एंड x2 प्लस x3 इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट है, कहने का मतलब बड़ा ये है, तो इंडिपेंडेंट है इसीलिए ये f12 बना लेगा। फाइन, चेक कर लो। सो f12 बना लेगा, तो आई थिंक a ट्रू हो गया, b फॉल्स हो गया, चेक कर लेना एक बार। ओके, नाउ सी स्टेटमेंट इज u and v आर इंडिपेंडेंट, तो देख लो u and v आर इंडिपेंडेंट, तो देखो पहले तो ये बताओ। हाँ सर ये कोवेरिएंस एंड इंडिपेंडेंट सिर्फ नॉर्मल के लिए होता है क्या, मतलब इफ एंड इफ कंडीशन? यस यस यस, नॉर्मल के लिए और 2 पॉइंट डिस्क्रीट 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्क्रीट और बाइवेरिएट नॉर्मल नॉर्मल के के, लिए भी होता है ना? हाँ बाइवेरिएट नॉर्मल के लिए भी होता है वो? तो वही बात है, बाइवेरिएट नॉर्मल है तो ईच इंडिविजुअल इज नॉर्मल, सेम बात। अरे एक्स वाई अगर इंडिपेंडेंट नॉर्मल है तो वो बाइवेरिएट नॉर्मल ही बनाएगा, या अगर बाइवेरिएट नॉर्मल है तो इंडिविजुअल नॉर्मल ही होगा, बिकॉज एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन विल बी नॉर्मल। ओके ओके सर। तो अब यहाँ पे देख लो u and v आर इंडिपेंडेंट, तो देखो फिर से बता रहा हूँ, ये डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट है न्यूमरेटर से, यस नो, मतलब u का डिनोमिनेटर और v का न्यूमरेटर इंडिपेंडेंट है ना, अभी Yes, sir. अभी तो बताया था। हाँ, और ये बताओ v का डिनोमिनेटर, जो v का डिनोमिनेटर है, क्या रूल था, x अपॉन y इज इंडिपेंडेंट विद क्या था, x प्लस वाई, ये है ना फॉर्मूला। हाँ जी, हाँ यस, सो u is independent to denominator of v, u is independent to denominator of v, u is independent to numerator of v, in all u is independent to v actually। अगर ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है x and y इंडिविजुअली एंड x and y आर इंडिपेंडेंट, देन इन दैट केस x अपॉन y एंड x प्लस y आर इंडिपेंडेंट, उस लॉजिक से हो जाएगा। तो सर इसमें ऐसे ही अलग अलग ही चेक करना पड़ेगा, u का v के न्यूमरेटर के लिए और फिर? हाँ, क्योंकि हमें क्या, हमें देखना कहाँ डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन ये है ना किस पे कौन डिपेंड कर रहा है, तो ये u पूरा थ्योरम के हिसाब से x अपॉन y टाइप का हो गया, और यहाँ x प्लस y है, तो x अपॉन y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x प्लस y, दैट इज फाइन। और ये इन दोनों का डिनोमिनेटर खुद इंडिपेंडेंट है, तो मतलब किसी का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ओके सर, एंड सर v में f बनाते हुए आपने कैसे बताया था, एक बार रिपीट कर दो प्लीज, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे इंडिपेंडेंट? हाँ, जैसे ये देखो यहाँ x1 स्क्वायर है और ये x2 माइनस x3 है न्यूमरेटर में, तो x2 माइनस x3 x1 से इंडिपेंडेंट है। यस सर। और यहाँ जो भी इंडिपेंडेंट बोल रहा हूँ तो सीधा कोवेरिएंस लगाकर चेक कर लो, जीरो मिल जाएगा, कोवेरिएंस जीरो है तो इंडिपेंडेंट, क्योंकि नॉर्मल है यहाँ पे,
तो जहां भी इंडिपेंडेंट बोल रहा हूँ कोवेरियंस 0 होगा, तो x1 का कोवेरियंस x2 माइनस x3 के साथ 0 आएगा, x2 माइनस x3 का कोवेरियंस x2 प्लस x3 के साथ 0 आएगा। सो मींस ये दोनों Yes, sir. इंडिपेंडेंट, तो इसीलिए पूरा न्यूमरेटर पूरा डिनोमिनेटर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गया। ओके सर। और ये तो सर स्क्वायर है ना, यहाँ पे नॉर्मल थोड़ा लिखा हुआ है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इफ x and y are independent then x square and y square are also independent। सही बात। सर ये कंटिन्यूअस में भी कह सकते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में भी, कि अगर x और y इंडिपेंडेंट है तो उनके फंक्शन भी इंडिपेंडेंट हो। यस यस, डिस्क्रीट में भी कंटीन्यूअस में भी। इन तो जनरल सर क्या करना है इन टाइप के क्वेश्चंस में, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोवेरियंस निकाल ले, 0 आ गया तो फिर इंडिपेंडेंट है तो f बना सकते हैं यही। हाँ 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 उस तरह से, हाँ क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट नहीं हो तो फिर आप बीटा बनाते हैं, वो है जो कि गेट में एक्चुअली, जो गेट का क्वेश्चन आई थिंक वहाँ बीटा बनता है, या शायद यहाँ पे प्रॉब्लम को भी याद, यहाँ देखते शायद डी में ऐसा होगा, डी चेक करते हैं क्या कह रहा है, डी में शायद बीटा बनेगा एफ नहीं बनेगा, चेक करते हैं। सो डी क्या कह रहा है, डी में देखिए हम डी थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। डी कह रहा है कि 1/2 टाइम वी लिख देते हैं, सो 2 टाइम x2 माइनस x3 होल स्क्वायर अपॉन 2x1 स्क्वायर प्लस x2 प्लस x3 होल स्क्वायर इनटू 1 प्लस u, तो 1 प्लस u कर देते हैं, डायरेक्टली मैं लिखता हूँ ऊपर प्लस करके, तो x2 प्लस x3 होल स्क्वायर यहाँ होगा प्लस 2x1 स्क्वायर अपॉन में x2 प्लस x3 होल स्क्वायर, मैंने 1 प्लस u एक साथ लिख दिया। तो यहां से आप नोट ये कर रहे हैं कि ये वाली चीज इससे कैंसिल हो गई, क्योंकि अभी नंबर्स का खेल चल रहा है, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, अभी तो न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया कैंसिल। चलो यहाँ से 2 और 2 हटा दो, फाइन, तो बचा क्या, बचा हमारे पास अब, अच्छा यहाँ वो मतलब x2 माइनस x3 होल स्क्वायर न्यूमरेटर में और x2 प्लस x3 होल स्क्वायर, तो ये तो आपको पता है क्या बनाया था, ये f11 बनाता है ना। यस सर। F11 हाँ। हाँ ये 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब मैथ्स में, सॉरी जाम एमएस में, और गेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन गेट एसटी में, मतलब लाइक तब मैथमेटिक्स का पेपर था उसमें भी है। सो दिस विल मेक f11, हमने डिस्कस किया होगा, जस्ट 2 से डिवाइड कर लो तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल हो जाएगा, उसका स्क्वायर नॉर्मल का स्क्वायर, सो दैट इज f11, सो f23 नहीं बनाएगा, ठीक है, तो ये आउट हो गया। यहाँ नहीं, वो गेट वाले क्वेश्चन में इस तरह बनेगा, गेट में भी सिमिलर क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट पे है वहां तो 22 में। ओके सो दिस इज फाइन सर जी। वो कंटिन्यूअस में जो इंडिपेंडेंट वाली बात कही थी अभी आपने फंक्शन वाली, वो इन जनरल है या स्पेसिफिक कोई कंडीशंस में? एक्चुअली वहां थोड़े से लेवेक फंक्शन आता है, लेकिन तुम्हें उतना दिमाग नहीं लगाना है। लेवेक फंक्शन में ये कि वेल डिफाइंड फंक्शन होगा, सो उसको इन जनरल ट्रू है, ये थ्योरम है कि इफ x and y आर इंडिपेंडेंट देन gx एंड gy, या कुछ अलग ले लो, तो यहाँ g ले लो, यहाँ g1 लो, यहाँ g2 लो, कोई फंक्शन ले लो, और यहाँ g2y ले लो, दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। वो बोरेल मेजर कन्वर्स में नॉट बी ट्रू है ना, कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, या बोलो। तो बोरेल मेजरेबल फंक्शन ऐसा कुछ कंसेप्ट था। हाँ हाँ वी के हाँ, रॉड में। तुम्हें उसका टेंशन नहीं लेना। रिसेंटली अभी जो फ्री ऑल इंडिया टेस्ट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था, आपने नोट किया होगा, वहां क्या था, x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट बट x स्क्वायर एंड y स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट, वहां आपने ये देखा था। जो ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट हुआ था उसमें ये है, और ये एग्जाम्पल है वीके रॉयती में, एक सॉल्ड एग्जाम्पल है वीके रॉयती में। तो यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है, वहां पे आप देखेंगे सपोर्ट नेगेटिव भी ले रहा है। मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर वाई, बच्चे ये सोचते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट देन एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, बट मेरा क्वेश्चन ये, क्या एक्स फंक्शन है एक्स स्क्वायर का, क्या एक्स फंक्शन है एक्स स्क्वायर का, अगर है तो बताओ कौन सा फंक्शन है, मतलब f ऑफ एक्स स्क्वायर इज x, सो व्हाट इज दैट f, बताओ मुझे। स्क्वायर रूट कर दिया। ओके सो यू वांट टू से दैट कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज x, क्या ये सही है जी? No, sir. इज रॉन्ग, खत्म। क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर?
प्लस माइनस एक्स। मॉड एक्स, यहाँ पर अज्यूम कर रहे हो एक्स पॉजिटिव है, लेकिन उस क्वेश्चन में आप देखना एक्स नेगेटिव वैल्यू भी ले रहा है। ये तब ट्रू है जब आप अज्यूम कर रहे हो एक्स पॉजिटिव है, अदरवाइज दिस इज रॉन्ग। रूट एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता है। अच्छा इसी लॉजिक से आपको पता होना चाहिए रूट 4 कभी भी माइनस प्लस माइनस 2 नहीं होता है। रूट 4 इज जस्ट 2 नॉट -2। ओके, सो कहने का मतलब उस जो आप अभी बोले थे बोरेल मेजरेबल फंक्शन, तो आई कैन से दैट x इज नॉट बोरेल मेजरेबल फंक्शन ऑफ x स्क्वायर और इवन x इज नॉट फंक्शन ऑफ x स्क्वायर। ठीक है ना, मॉड x इज द फंक्शन ऑफ x स्क्वायर। इस क्वेश्चन में मॉड x एंड मॉड y इंडिपेंडेंट आएगा, यहाँ x y इंडिपेंडेंट नहीं है, बट x स्क्वायर y स्क्वायर इंडिपेंडेंट है, तो मॉड x एंड मॉड y आर इंडिपेंडेंट बट नॉट x एंड y। ओके, वो 1 1 1 2 नहीं हो पा रहा है, इसलिए इनवर्स नहीं बन पा रहा। हाँ राइट, उस तरह से एक बार x नेगेटिव वैल्यू भी ले रहा है। यस, एक्चुअली लॉजिक ये होता है दिस एंड दिस बोथ आर नॉन नेगेटिव फंक्शन, ये चीज है। यहाँ मैं x मोर देन 0 के लिए बोल रहा हूँ, बोथ आर नॉन नेगेटिव। अगर x पॉजिटिव है तो मोर देन इक्वल टू लगा लो। सो रूट x कभी नेगेटिव आंसर नहीं देगा, वो नेगेटिव स्क्वायर की वजह से आता है, क्योंकि इस नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। रूट x कभी नेगेटिव आंसर नहीं देगा। ओके, अच्छा सर, मान लो कोई 1 1 फंक्शन हुआ तो वो हरदम होगा, चेक करने की जरूरत नहीं। हाँ वहां हो जाएगा, अगर आप फंक्शन है वहां पे तो दैट विल करेक्ट। हाँ वहां हो जाएगा। ओ लेवेक में जो बोरेल मेजरबल फंक्शन उसके पीछे भी ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा मेजर थ्योरी में चला जाता है, बट वहां होगा इंडिपेंडेंट। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा आपसे 39 कह रहा है कि let x1 x2 x3 x4 be random sample from a continuous distribution with PDF this। तो ये आप पहचानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को, क्या नाम है इसका? डबल एक्सपेंशन। लाप्लास। लाप्लास। से लाप्लास है ना। तो कह रहा है कि लेट द करस्पॉन्डिंग ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी, तुम्हारे पास 4 नंबर है, पहले 4 नंबर थे, अब तुमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए है ना, रैंडमली कोई 4 नंबर है, अब उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में, उसी 4 नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब क्या है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो देखो कुछ नहीं बोला इसने आगे, एमएलई पूछ रहा है थीटा का, तो पहले इसका एमएलई निकालने की कोशिश करते हैं। सो अगर हम एमएलई निकालते हैं जब इसका, सो हमारे पास जो पीडीएफ है वो ये है 1/2 e की पावर माइनस मॉड x माइनस थीटा, है ना। सो x कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। ओके, जब आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हो तो ये हो गया 1/2 की पावर n e की पावर माइनस समेशन मॉड xi माइनस थीटा i फ्रॉम 1 to n। एंड देखो सिंपली मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएट आप कर नहीं पाओगे थीटा के रेस्पेक्ट, मतलब यहाँ पे, क्योंकि ये xi पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल, आप सब जानते हो। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत थोड़ी, मतलब मैक्सिमम बताने के लिए हम डिफरेंशिएट ही करें, बिना डिफरेंशिएट करे बता सकते हैं यहाँ पे हम। सो दिस फंक्शन L theta is maximum when this mod xi minus theta is, क्या लिखूं आगे, सम मिनिमम। यहाँ क्या लिखूं? बोलो। क्योंकि माइनस है ना, तो ये मिनिमम होना चाहिए। सो दिस इज मिनिमम ना, ये जितना Yes, sir. ज्यादा करोगे इसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, इसको जितना कम करोगे इसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि पावर है माइनस है। यस, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना माइनस को, अगर तुम ठीक डिनोमिनेटर में ले आओ, तो कहने मतलब ये कि ये जितना मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। और लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, मतलब एमएलई क्या होता है, थीटा की वो वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन मैक्सिमम हो जाए। अब ये क्वांटिटी मैक्सिमम मिनिमम कब होती है, इसका एक रिजल्ट है कि दिस मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस थीटा इज मिनिमम कब होता है ऐसा। तो थीटा क्या होता है, मीडियन। जब मीडियन 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 ऑफ से x। तो यहाँ सैंपल साइज 4 ही था, यहाँ जो n है वो 4 है, आप देख पा रहे क्वेश्चन में। तो मीडियन ऑफ x1 x2 x3 x4, अब आपको 4 नंबर अरेंज करके दिया हुआ है, x1 x2 x3 x4। अब क्या किया आपने कि जो ये रिजल्ट है कि मॉड जो होता है वो मीडियन के लिए, अगर स्क्वायर होता तो मीन आता है ना, तो मॉड की जगह स्क्वायर होता तो मीन आता। सो ये 4 नंबर है,
अब इन 4 नंबर का मीडियन क्या होता है जी? 4 डिस्क्रीट नंबर है यहाँ पे, तो 4 नंबर है आपके पास। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज को मालूम, मुझे पता है, मुझे ऑब्जर्व्ड वैल्यू ये पता है, ये दीज आर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। सो 4 नंबर में मीडियन कौन सा होगा? एनी मीडियन क्या वैल्यू होता है? बिटवीन x2 और x3 और उसका फंक्शन। यस, सर क्योंकि n/2 और n/2+1 के बीच में। बीच में कुछ भी, तो जो मीडियन है एनी नंबर बिटवीन x2 एंड x3 इज मीडियन एक्चुअली, क्योंकि डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, 4 नंबर है। सो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 है, तो 2.1 भी मीडियन है, क्योंकि 2.1 में डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। 2.2 भी मीडियन है, 2.3 भी मीडियन है। इनफैक्ट 2 3 के बीच में कुछ भी ले लो वो मीडियन ही है, क्योंकि वो डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। सो दिस इज मीडियन एक्चुअली, जो मीडियन है यहाँ पे एनी नंबर बिटवीन इन दिस इंटरवल, तो मीडियन ये आ गया। तो इनफैक्ट एवरेज लोगे तो वो भी एक मीडियन है, x2 plus x3 अपॉन, दिस इज वन ऑफ द मीडियन। ओके, सो कह रहा है कि दिस इज द यूनिक एमएलई। अब ये गड़बड़ हो गया ना, यूनिक वर्ड ने इस ऑप्शन को गलत कर दिया। दिस इज नॉट यूनिक, देयर आर मेनी डिफरेंट एमएलईज, क्योंकि पूरा इंटरवल का जो भी मेंबर है वो सारा एमएलई है, क्योंकि उस हर मीडियन एमएलई है। अब मीडियन यहाँ यूनिक नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस इज। हाँ, ये जो कन्वेक्स फंक्शन आता है इसमें अल्फा 1 और 0 हो सकता है? मतलब ये ना अल्फा इनटू में x2 plus 1 minus अल्फा इनटू में x3। हाँ राइट, आप लिख सकते हो ऐसा, नो प्रॉब्लम, लेकिन नहीं वहां पे एक्सक्लूड करेंगे हम। अच्छा, 0 1 से और 1, 0 नहीं हो सकता? हाँ नहीं रखेंगे, क्यों सर? क्योंकि अगर आप मान लो मीडियन x2 को ले लिया तो x2 के पहले कितने हैं? ऐसा कुछ पता थोड़ा ना। नहीं पता है ना मुझे, 4 ही नंबर है, तो आपने इसको मीडियन One. बोल दिया, तो एक ही नंबर है इसके पहले। अगर आप इंक्लूड करके तो 2 ले लो, इसको इंक्लूड करो यहाँ 3 हो गया। तो मीडियन का डेफिनेशन क्या है? दैट्स टू डिवाइड द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ना, ये तो डेफिनेशन है मीडियन का। हाँ, हाँ, तो वो उसको फेल कर देगा, तो इसीलिए यहाँ पे। ठीक। सो दिस इज नॉट यूनिक, एंड ये बोल रहे हो ये पूरा सैंपल ले लिया 4 नंबर को और ये ऑर्डर कर दिया सफिशिएंट, तो पूरा सैंपल हमेशा सफिशिएंट होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये ऑर्डर स्टैट्स नहीं भी होता तब भी सफिशिएंट होता। अब ये कह रहा है कि दिस क्वांटिटी इज एमएलई, तो एमएलई का इनवेरियंस प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। एमएलई का इनवेरियंस क्या? थीटा इंटू थीटा प्लस 1 है, तो देखो थीटा का एमएलई कोई भी नंबर इस बीच का हो सकता है, सो दिस इज वन ऑफ द एमएलई ऑफ थीटा, सो थीटा इंटू थीटा प्लस 1, तो थीटा का एमएलई एक एमएलई तुम ये ले सकते हो, वन ऑफ द एमएलई इज हाफ इंटू x2 प्लस x3, ये बीच का नंबर इन दोनों के बीच का है ना, इन दोनों के बीच में आ गया। सो पुट करो थीटा, मतलब आ जाएगा यहाँ से, कहने का मतलब ये है। सो लाइक x2 प्लस x3, और यहाँ जब आप पुट करोगे थीटा प्लस 1 करोगे, सो हाफ इंटू x2 प्लस x3 और प्लस में 1, इसको एलसीएम ले लो, वही आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा x2 प्लस x3, और यहाँ से आ जाएगा आपका x2 प्लस x3 प्लस 2। देखो, सो यस, इसका एक एमएलई ये भी है, यूनिक यहाँ भी नहीं है, बट एक एमएलई ये भी है जो कह रहा है ये कि दिस इज एमएलई ऑफ दिस। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एनी फंक्शन ऑफ थीटा यू टेक, तो एनी फंक्शन ऑफ दैट एस्टिमेटर विल बी एमएलई, सो दिस इज ट्रू। अब यहाँ बोल रहा है कि दिस डायमेंशन 2 का ये, दिस इज कंप्लीट, तो एक आपके पास एक लॉजिक होगा कि डायमेंशन 2 का एस्टिमेटर है, यहाँ एक ही पैरामीटर, दैट इज नॉट कंप्लीट, दैट इज आल्सो फाइन। दूसरे तरीके से मैं डेफिनेशन लगा लूं कि अगर ये जो हमारे पास एस्टिमेटर है कंप्लीट होता, तो यू टेक एनी एक्सपेक्टेड वैल्यू, है ना, वही होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ g t1 t2 ले लो आप, तो जस्ट आप इसका डिफरेंस ले लो, x1 x2 x3 माइनस x1 x2 x4, इसको 0 रख देते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है? अगर तुमने कोई भी फंक्शन लिया उसको 0 पुट किया, सो दैट फंक्शन हैज टू बी 0 विथ प्रोबेबिलिटी 1, मतलब आइडेंटिकली 0 होना पड़ेगा इन ऑल केसेस। तो अब देखो ये ऐसे ही 0 आ जाएगा, रखना नहीं पड़ेगा, 0 आ जाएगा, बट क्या मतलब अगर आप फाइंड करो, छोड़ो अब जस्ट फाइंड करो मीन इसका, तो चूंकि ये इंडिपेंडेंट है ना, रैंडम सैंपल है तो इंडिपेंडेंट है, सो जस्ट आप इसको अलग अलग कर लो, x1 कॉमन ले लो, ex1 ex2, x1 x2 कॉमन लिया, फिर बचा e ऑफ x3 माइनस x4, और देखो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये क्वांटिटी का मीन तो 0 है, बट दिस क्वांटिटी में नॉट बी आइडेंटिकली 0। अगर कोई ऑब्जर्व वैल्यू दे दे, कोई जरूरी थोड़ी है कि ये 0 ही आएगा हमेशा। अगर x3 की वैल्यू 2 है, x4 की वैल्यू 5 है
फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्व वैल्यू, तो 0 नहीं आएगा, बट एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यहाँ पे पॉपुलेशन से आ रहा है, और ऑब्जर्व वैल्यू सैंपल अगर डिफरेंट है तो वो जरूरी नहीं आइडेंटिकली 0 हो। सो मींस दिस इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, चलिए ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, 40 नंबर दोबारा कर लेते हैं जब हमें टेस्टिंग किया होगा। So let x1, x2, xn be random sample from normal mu1 distribution, ठीक है, where mu is real number is unknown, और बोल रहा है आपसे कि अल्फा जो है 0-1 के बीच है, ओके, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस h0 जो कि mu is equal to 0 है, h1 जो कि mu is equal to डेल्टा है, ये सिंपल वर्ड से सिंपल ही है, बट डेल्टा 0 से ज्यादा ये कहना चाह रहा है, डेल्टा कोई नंबर जो कि 0 से ज्यादा वाला है, is a constant. So let beta denote the power of the size alpha test. तो beta is power, size is alpha. h0 आप रिजेक्ट करोगे अगर आपका x बार मोर देन c alpha है, तो ये क्रिटिकल डिवीजन हो गया, x बार मोर देन c alpha for some constant c alpha, then which of the following statement is are true. तो कह रहा है for a fixed delta, डेल्टा आपने फिक्स कर दिया, so ये नल हाइपोथेसिस आपका है ना, फिक्स है, सो बीटा इंक्रीजेज एज अल्फा इंक्रीजेज। तो फिर से मैं इसका डायग्राम सही कर दूंगा इसको मैं, कि हालांकि आप लोग एक लॉजिक बताया था लास्ट टाइम किसी ने कि जब साइज इंक्रीज करोगे तो पावर क्या होगी, किसी बताया था ना रिजल्ट, पावर इंक्रीज होगी। सो अल्फा यू आर इंक्रीजिंग, सो देन पावर इंक्रीजेस। यस सर। ओके, सो इसको मैंने प्रूव किया होगा, तब वही उसी लॉजिक से करता हूँ जैसे मैंने किया होगा लास्ट टाइम जब टेस्टिंग हम लोग कर रहे थे। तो इसमें क्या है कि जस्ट mu1 का, ठीक है, और h0 है mu0 है, h1 है mu0 नहीं है, ठीक है ना, मतलब एग्जैक्टली कोई नंबर है जो कि 0 नहीं है, लाइक mu0.1 टाइप ना सपोज, एंड बीटा पावर है, अल्फा साइज है, क्रिटिकल रीजन x बार मोर देन c अल्फा है फॉर सम कांस्टेंट c अल्फा, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, है ना। सो अब जैसे मुझे पहले मैं AC से स्टार्ट कर रहा हूँ कि AC में कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, तो यहाँ अगर अल्फा इंक्रीज कर रहा है तो मैं देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, सो मैं कह रहा हूँ अल्फा इंक्रीज कर रहा है, अज्यूमिंग अल्फा 1 इज लेस देन अल्फा 2, ठीक है। सो अल्फा का डेफिनेशन क्या है, पहली बात प्रोबेबिलिटी x बार मोर देन c अल्फा रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू, तो उसी बेसिस पे अल्फा 1 अल्फा 2 मैंने डिफाइन किया, क्योंकि अल्फा के ही दो डिफरेंट, मतलब अल्फा के टर्म में दो डिफरेंट नंबर अल्फा और अल्फा 2 है, तो अल्फा 1 के लिए जस्ट अल्फा की जगह अल्फा 1 और अल्फा 2 के लिए अल्फा की जगह अल्फा 2, सेम चीज लिखा मैंने ये करके। अब क्या करना है, मैंने अज्यूम किया, ये मैंने लेट किया अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2 है, तो आपको पता है कि ये प्रोबेबिलिटी लेस है इस प्रोबेबिलिटी से, जो ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी है दिस वन इज लेस देन द डिनोमिनेटर वन, तो आपको डिसाइड करना है कि c अल्फा 1 राइट में होगा या लेफ्ट में होगा, तो x बार मोर देन c अल्फा 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, c अल्फा 1 के आगे की प्रोबेबिलिटी कम है, तो इसका क्या मतलब है, c अल्फा 1 के आगे की प्रोबेबिलिटी कम है तो c अल्फा 1 राइट में होगा ताकि उसके आगे की प्रोबेबिलिटी कम हो, एंड c अल्फा 2 के आगे की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, अल्फा 2 ज्यादा है, इसीलिए so x बार मोर देन c अल्फा 2 इज मोर, तो इसको पीछे होना पड़ेगा, तो दिस इज नाउ, तो अभी ये डिसाइड हुआ कि अल्फा 1 की पोजीशन उस नंबर लाइन पे कहाँ है, एक्स एक्सिस पे कहाँ है, तो उस एक्स एक्सिस पे c अल्फा 1 इज राइट टू द c अल्फा 2। नाउ फॉर द पावर, अब मैं बीटा 1 लिखता हूँ, सो बीटा 1 होगा प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग h0, तो x बार मोर देन c अल्फा, बीटा 1 के लिए मैं अल्फा 1 लूंगा यहाँ पे, गिवन h0 इज फॉल्स, तो h0 इज फॉल्स मींस mu इज डेल्टा, डेल्टा फिक्स है इसी ऑप्शन में, तो इसको ठीक से लिखो, x बार माइनस डेल्टा अपॉन सिग्मा बाई रूट n, तो यहाँ हो जाएगा c अल्फा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा बाई रूट n, ठीक है, तो ये क्वांटिटी व्हेन mu इज डेल्टा, हालांकि इसका काम खत्म हो गया है, एक ये हुआ। सिमिलरली मैं बीटा 2 डिफाइन करूंगा बाय डेफिनेशन, तो x बार मोर देन c अल्फा 2, बिकॉज बीटा 2 लिख रहा हूँ तो अल्फा 2 का करस्पॉन्डिंग mu इज डेल्टा, सो इसको तुम स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो, तो x बार माइनस डेल्टा सिग्मा अपॉन रूट n मोर देन c अल्फा 2 माइनस डेल्टा सिग्मा अपॉन रूट n गिवन mu इज डेल्टा। ओके, अब आपको डिसाइड करना है बीटा 1 बीटा 2 के बारे में, तो अभी आपको क्या पता था, अभी तक आपको ये पता है कि c अल्फा 1 यहाँ है और c अल्फा 2 यहाँ है, जो कि यहाँ मैंने बना रखा है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी, तो अगर c अल्फा 1
तो मैंने स्टार्ट किया था अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2 से, तो यहाँ से डिसाइड हुआ कि सी अल्फा 1 ज्यादा है सी अल्फा 2 से, राइट, नंबर लाइन पे 2 नंबर है और वो ज्यादा है, तो सी अल्फा 1 माइनस डेल्टा अपॉन सिग्मा बाई रूट एन दैट विल बी मोर देन सी अल्फा 2 माइनस डेल्टा अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, ये है। और अब मुझे अब देखो, आप क्योंकि ऑर्डर सेम ही फॉलो कर रहा है, तो अब पावर क्या है, इसके आगे की प्रोबेबिलिटी है, पावर इज आगे की प्रोबेबिलिटी जब एच नॉट फॉल्स है ना, तो किसके आगे की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, अल्फा 2 माइनस डेल्टा 1 सिग्मा बाई रूट आगे की प्रोबेबिलिटी, मतलब ये बीटा 2 यहाँ ज्यादा हो जाएगी बीटा 1 से। बीटा 1 से, क्योंकि डेल्टा इफेक्ट नहीं करेगा, डेल्टा फिक्स्ड है, दोनों साइड सेम ही डेल्टा है, तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ व्हेन अल्फा 1 इज लेस देन अल्फा 2, बीटा 1 इज लेस देन बीटा 2, सो व्हेन साइज इंक्रीजेस पावर इंक्रीजेस, तो ये प्रूफ हो गया। तो एसी ऑप्शन में ये हो गया कि व्हेन साइज इंक्रीजेस पावर इंक्रीजेस, सो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। अब मैं बी पार्ट करता हूँ फिर से, देखो, सो बी और डी के लिए चेक करता हूँ, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, उससे पहले वाला हटा दो, जस्ट रिमूव द अदर पार्ट, है ना, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, तो उससे पहले वाले चाहिए, तुम जाओ डिलीट कर दो, ठीक है ना। तो अभी मैंने स्टार्ट किया, सपोज दिस रिमूव ऑल दिस पार्ट, ओके, तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया, ओके, ठीक है ना। तो अभी क्या था, हमने फर्स्ट एसी पार्ट में से एक चेक किया, से वी गॉट ए इज ट्रू, ठीक है ना, हमें मिला ए इज ट्रू, सी इज फॉल्स। अब बीडी में क्या था, बी और डी के लिए मुझे अगर चेक करना पड़ेगा, तो बीडी में ये बोल रहा है कि डेल्टा इंक्रीज कर रहा है, अल्फा फिक्स है, अब फॉर फिक्स वैल्यू अल्फा डजंट चेंज, सो अल्फा चेंज नहीं हो रहा है, अल्फा वही है, अल्फा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो व्हेन म्यू इज 0, तो इसमें डेल्टा का कोई इंटरवेन, मतलब इंटर ऐसा नहीं है इसमें, अल्फा में कहाँ आएगा, बीटा 1 बीटा 2 में, सो बीटा 2 क्या, बीटा 1 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, तो यहाँ मैं डेल्टा 1 लूंगा, प्रोबेबिलिटी एक्स बार मोर देन सी अल्फा, अल्फा फिक्स है बीडी ऑप्शन में, अल्फा इज फिक्स, डेल्टा चेंजेस, तो मैं यहाँ लेट करूंगा डेल्टा 1 लेस देन डेल्टा 2 है, क्यों, देख लो बीडी ऑप्शन, यहाँ डेल्टा इंक्रीज कर रहा है, तो मैंने अज्यूम किया डेल्टा 1 लेस देन डेल्टा 2, ये मैंने लेट किया, दिस इज माय अजम्पशन। अब मुझे बीटा 1 बीटा 2 के बारे में सोचना है कि क्या होगा, उसके हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट होगा। सो अल्फा इज फिक्स, डेल्टा 1 लेस देन डेल्टा 2, तो यहाँ डेल्टा 1 है, यहाँ म्यू इज इक्वल टू डेल्टा 2 है, ठीक है। अब तुम खुद ही डिसाइड करो, तो जब तुम इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करोगे, तो बीटा 1 कैसा बनेगा, प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस डेल्टा 1 अपॉन सिग्मा बाई रूट एन मोर देन सी अल्फा माइनस डेल्टा 1 अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, गिवन हटा दो क्योंकि यूज हो गया उसका, बीटा 2 प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस डेल्टा 2 अपॉन सिग्मा बाई रूट एन मोर देन सी अल्फा माइनस डेल्टा 2 सिग्मा बाई रूट एन। चूंकि ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, तो मैं यहाँ पे अभी तत्काल में ना डेल्टा लेके चलता हूँ, क्योंकि ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है ना, तो हमारा राइट साइड में ही पॉइंट चेंज होगा, सो हेयर जस्ट राइट पुट डेल्टा, ठीक है ना, मतलब ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हो गया ना, टेस्ट मोर देन दिस, तो ये हमारे कुछ ऑब्जर्व वैल्यू, यहाँ भी ऑब्जर्व वैल्यू ले रहे हैं उस तरह से, तो मैं ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करता हूँ जस्ट, ठीक है। तो यू हैव टू कंसिडर दीज टू नंबर्स नाउ, so I started with delta 1 less than delta 2, तो you have to see the observed values जो था हमारे पास, so यहाँ पे क्या है, c alpha minus delta 1 upon sigma by root n, c alpha minus delta 2 upon sigma by root n, अल्फा फिक्स है, तो तुम्हें डेल्टा 1 डेल्टा 2 के रेस्पेक्ट में बताओ क्या रिलेशन है यहाँ पे, ये मैंने लेट किया है, so यहाँ क्या होगा, लेस देन या मोर देन, ठीक है ना, यहाँ मोर देन होगा क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसके हिसाब से अब आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा नंबर राइट में है कौन सा लेफ्ट में है, तो जो ज्यादा राइट में होगा सी अल्फा माइनस डेल्टा 1 अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, दिस इज दिस नंबर,
एंड ये वाला जो नंबर है ये जो लेस है वो है, तो सी अल्फा माइनस डेल्टा 2 अपॉन सिग्मा बाई रूट एन। अब जो क्रिटिकल जो हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ पे मिला, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वैल्यू, उसके आई की प्रोबेबिलिटी देखनी है मुझे, ठीक है ना। मतलब ऑब्जर्व ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मोर देन दिस नंबर, तो इन दोनों नंबर को मैंने कंपेयर कर लिया। यहाँ पे तो डेल्टा ही है क्योंकि वो गिवन था, इस केस में डेल्टा 1 मुझे ये लेना है और इस केस में डेल्टा 2 लेना है, तो मेन तो ये नंबर इफेक्ट करेगा किसके आई की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। तो यहाँ पे अब देख लो, अब तो क्या होगा, बीटा 1 का मतलब हो गया, सो बीटा 1 इज प्रोबेबिलिटी मोर देन दिस, तो कौन सा ज्यादा होगा, इसके करस्पॉन्डिंग बीटा 1 मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग बीटा 2 मिलेगा मुझे, सो विच वन इज लार्जर। Less than. बीटा 2। तो चूंकि आपका ये ज्यादा है तो इसके आगे की प्रोबेबिलिटी कम है, ये ना, इसके आगे की प्रोबेबिलिटी कम है, जब डेल्टा 1 के करस्पॉन्डिंग जो बीटा 1 मिला वो कम है, और डेल्टा 2 के करस्पॉन्डिंग जो मिला उसमें ये ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये थ्योरेटिकल प्रूफ हो गया ऐसे आप। सो इस तरह से ये है कि जब डेल्टा 1 लेस देन डेल्टा 2 था, फिर से देखो सही लिखा ना, चेक चेक चेक, सही है सर। ठीक है ना, ओके। तो यहां से हो गया कि जब डेल्टा इंक्रीज कर रहा है तो बीटा भी इंक्रीज कर रहा है, ऐसा। हाँ सर सही है। ठीक है, फाइन है। तो दोनों का प्रूफ वैसे, बस एक में अल्फा फिक्स है, डेल्टा चेंज हो रहा है, दूसरे में डेल्टा फिक्स है, अल्फा चेंज हो रहा है, वो चीज है। तो ये प्रूफ मैंने लिख दिया, आप देख लें पड़े, तो भाई जैसे भी है। चलो नेक्स्ट, ये सब मैथ पोर्शन है, हटाओ इसको। तो अब मैं हिंट देता हूँ, बाकी आप ट्राई करके आओ, कल फिर डाउट क्लास ही है इसी का। तो देख लो, 44 कह रहा है कि एक्स वाई बी द टू इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्म 0 1, ये तो इजी है, इसका रीजन का ग्राफ बना लो, हो जाएगा। ये ग्राफ बना लोगे ना, एक्स वाई प्लेन बनाओ और इस रीजन का ग्राफ बनाओ और देख लो इंटीग्रेट करके, सैंपल स्पेस 0 से 1 0 से 1 है, ठीक है, ये इजी है। एक्स वाई दोनों यूनिफॉर्म 0 1 है, ग्राफ बनाओ और उस पर इंटीग्रेट कर लो तुम, यूनिफॉर्म 0 1 है तो एरिया निकाल लो, काफी है। ये बोल रहा है कि कंसीडर अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स when 3/4 is the probability of success in each trial। तो ट्रायल्स बर्नौली है और p की वैल्यू 3/4 है। let x is a random variable defined as follows। if the first trial is success, अगर पहली बार सक्सेस आया तो x count the number of failures before the next success। तो पहला सक्सेस और आखिरी सक्सेस के बीच जितने फेलियर आए वो काउंट कर रहे हैं आप। अच्छा सॉरी, नेक्स्ट सक्सेस मतलब यही भैया कोई भी सक्सेस आ सकता है, पहला सक्सेस और आखिरी सक्सेस, बीच में सिर्फ फेलियर ही आएगा, तो वो फेलियर मुझे काउंट करना है। पहली बार सक्सेस आया, अगली बार जो भी सक्सेस आ रहा है उस बीच में कितने फेलियर है वो काउंट कर रहे हैं नेक्स्ट सक्सेस के बीच में, ठीक है। और दूसरा है इफ द फर्स्ट ट्रायल इज फेलियर, और अगर पहली बार फेलियर मिला मुझे तो एक्स काउंट द नंबर ऑफ सक्सेस बिफोर नेक्स्ट फेलियर। तो पहला फेलियर शुरू में आया और एंड मतलब उसका नेक्स्ट फेलियर आएगा, उस बीच में कितने सक्सेस है उसको मुझे काउंट करना, मतलब एक कुछ इस तरह से है कि 2 सक्सेस के बीच का फेलियर या 2 फेलियर के बीच का सक्सेस वो काउंट कर रहे हैं। तो कह रहा है 2 टाइम ई एक्स इक्वल्स, चलो तो थोड़ा सा हिंट देता हूं, देखो x है नंबर ऑफ फेलियर व्हेन फर्स्ट आउटकम इज सक्सेस। कैसे लिखूं, जैसे बुक में लिखा वही लिख देता हूं ना, कि क्या वर्ड है इसका, इफ द फर्स्ट ट्रायल इज सक्सेस, है ना, सो इफ फर्स्ट ट्रायल इज सक्सेस, number of failure before next success when first trial is success। बुक से देखना है क्या है सिमिलरली, और यही x दो तरीके, x का 2 मीनिंग है एक्चुअली, एक x वही है नंबर ऑफ सक्सेस बिफोर नेक्स्ट फेलियर
when first trial is failure, first trial is failure, मतलब पहला फेलियर आया तो सक्सेस काउंट करना अगले फेलियर तक, अगर पहला सक्सेस आया तो मुझे फेलियर काउंट करना अगले सक्सेस तक, ये मतलब है। सो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द आउटकम करस्पॉन्डिंग टू 0, x बराबर 0 करस्पॉन्डिंग कौन कौन सा, मतलब अभी मैं सक्सेस फेलियर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आउटकम इज ट्रायल के दो आउटकम है, सक्सेस या फेलियर, तो बर्नौली है, तो x बराबर 0 का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कौन कौन सा आउटकम, x क्या काउंट कर रहा है मुझे बताओ, x क्या काउंट कर रहा है, नंबर ऑफ फेलियर बिटवीन फर्स्ट टू सक्सेस, यही ना, या नंबर ऑफ सक्सेस बिटवीन फर्स्ट टू फेलियर, यही मतलब है ना, फर्स्ट टू फेलियर, पहला फेलियर तो पहला तो फिक्स है ट्रायल फेलियर ही है, तो नेक्स्ट फेलियर के बीच का सक्सेस काउंट कर रहा है, या पहला फिक्स सक्सेस है तो नेक्स्ट सक्सेस के बीच फेलियर काउंट कर रहा है। तो x बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग आउटकम बताओ मुझे, सक्सेस या फेलियर के टर्म में, एस एफ के टर्म में, जैसे हेड टेल होता है ना, तो वैसे यहाँ एस एफ है। सक्सेस फेलियर यूनियन फेलियर सक्सेस, सक्सेस फेलियर का मतलब क्या हुआ, मतलब सर नेक्स्ट एक ही बार सक्सेस हुआ, सेकंड टाइम। x बराबर 0 का क्या मतलब है, x 0 का क्या मतलब है, x क्या काउंट कर रहा है, सक्सेस कर लो सर। यस यस यू राइट। सो लाइक या तो ऐसा कर लो एस एस और एफ एफ दोनों ना, बीच में हाँ। 0 है, बीच में 0, इसने कहा अगर पहला सक्सेस है तो अगले सक्सेस तक जितना फेलियर है वो काउंट करो, और अगर पहला फेलियर है तो अगले फेलियर तक जो बीच में सक्सेस है वो काउंट करो। तो मैंने x 0 लिया है, मतलब बीच में कुछ नहीं है, तो पहला सक्सेस और अगले सक्सेस के बीच कुछ नहीं है, पहले फेलियर और अगले फेलियर के बीच कुछ नहीं है। x बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा आउटकम आएगा, SFS और FS, यस SFS और FSF की पहले सक्सेस और अगले सक्सेस के बीच एक फेलियर है, या पहले फेलियर और अगले फेलियर के बीच एक सक्सेस है। इसको डेफिनेशन आपको ढंग से समझना पड़ेगा, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दो सक्सेस के बीच फेलियर काउंट कर रहा है, लेकिन पहले बार सक्सेस आया तो अगले सक्सेस के बीच फेलियर काउंट कर रहा है, पहली बार फेलियर आया तो अगले फेलियर के बीच सक्सेस काउंट कर रहा है, ये चीज है। तो फर्स्ट लास्ट फिक्स है, फर्स्ट एस है तो लास्ट एस ही होगा, फर्स्ट एफ है तो लास्ट एफ ही होगा, ये फिक्स है, बीच में आप काउंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल x2 है, सो व्हाट इज मीनिंग, तो बीच में दो फेलियर हो जाएंगे और उधर दो हाँ सब। एस एफ एफ एस, या देखो दो ना पार्टीशन हो गया एक्चुअली, पहला या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा, अगर पहला सक्सेस है तो अगले सक्सेस तक दो फेलियर है, अगर पहला फेलियर है तो अगले फेलियर तक दो सक्सेस है, ये मतलब ये चलता रहेगा। सो क्या आप मार्क्स नहीं निकाल सकते इस पे, अगर मैं आपसे पूछूं x बराबर 0 मार्क्स निकाल सकते हैं, एस एस का क्या प्रोबेबिलिटी होगा p स्क्वायर, और एफ एफ का क्या प्रोबेबिलिटी होगा q स्क्वायर, p q पता है मुझे, p दे रखा है क्वेश्चन में 3/4 है, q कितना है 1/4 है, नहीं हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 का मतलब क्या हुआ ये, तो एस एफ एस मतलब दो बार सक्सेस, p स्क्वायर q, यहाँ दो बार फेलियर एक बार सक्सेस, और q स्क्वायर p लाइक दिस। अब ये मैंने pmf लिख दिया एक्चुअली, ये मैंने इसका pmf लिख दिया, अब यहाँ से लिखोगे आप pmf आ गया, अब आगे क्या करना है कर लो, जो क्या करना है मीन निकालने, तो अगर मुझे pmf आ गया डिस्क्रीट का तो क्या मैं डिस्क्रीट वो निकाल लूंगा मीन, क्या ये नहीं आ जाएगा समेशन xi pi, करके देखना हो जाएगा, pq पता है मुझे 1 to infinity नहीं 0 to infinity, xi pi I from 0 to infinity, तो x0 में 0 ले रहा हूँ, चलिए या तो ऐसा लिख दूं x into probability at x and x from 0 to infinity like this, ये करके देखो हो जाएगा, वो ज्योमेट्रिक सम बन जाएगा, ज्योमेट्रिक सम से इसलिए आ जाएगा। ओके सो 46 कह रहा है x be a random variable denoting amount of loss in a business, तो x है loss, the mgf of x is this much, ठीक किसका mgf है, गामा का। ठीक है ना, गामा में देख लो कौन सा पीडीएफ है उसके हिसाब से डिसाइड कर लेना। इसका मीन क्या होगा, छोड़ो हमें तो यहाँ मीन वेरिएंस का ही काम है, तो इस एमजीएफ से मीन वेरिएंस निकाल सकते हैं,
मीन वेरिएंस की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से मीन और वेरिएंस आप इजीली निकाल पाएंगे, वही चाहिए मुझे, ठीक है, ये निकाल पाएंगे आप मीन वेरिएंस। अब एमजीएफ पहचानो, एमजीएफ पहचान के मीन वेरिएंस नहीं पहचान पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार डिफरेंशिएट करो मीन आ जाएगा, T0 रख के 2 बार डिफरेंशिएट करो EX स्क्वायर आ जाएगा, फिर उससे वेरिएंस निकाल दो। अब बोल रहा है इफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी पेज 60% ऑफ द लॉस, इंश्योरेंस पॉलिसी क्या कर रहा है 60% लॉस का 60% पे कर रहा है, सो देन वेरिएंस ऑफ द अमाउंट पेड बाय द इंश्योरेंस, तो फिर से y मान लेता हूं, अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस, अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस, तो कितना है ये कोई बताओ मैथमेटिकली क्या, 60% टाइम x मतलब 3/5 टाइम x। अब पूछ रहा तुमने वेरिएंस बताओ, तो क्या वेरिएंस नहीं आ जाएगा, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ y, कितना आएगा जी, y इज 9/25 वेरिएंस। वेरिएंस x, वेरिएंस x यहाँ से आ जाएगा, आप निकाल लोगे एमजीएफ से, हो गया। इसमें क्या है जस्ट, इसमें आपके पास 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, वो दिख रहा है आपको कि ज्वाइंट है ना, तो ये x का mgf है x1 का, ये x2 का mgf है, या xy का, दोनों इंडिपेंडेंट है, डिस्क्रीट है, स्क्वायर खोल लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों में खोल लो, तो उससे mgf से तुम्हें pmf दिख जाएगा, pmf से ये आ जाएगा, तो पहचानने की जरूरत भी नहीं, नहीं पहचाना कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्या पहचान लो तो ठीक है, अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, जस्ट यू ओपन इट, तो xi इंटू ई की पावर सॉरी pi इंटू ई की पावर xi t, ये होता है ना कि जो कोएफिशिएंट है t का वो x की वैल्यू है और आगे जो कोई बाहर नंबर है वो प्रोबेबिलिटी है, तो जस्ट स्क्वायर खोल लो उससे दिख जाएगा, x1 का mgf x2 का mgf अलग अलग, ये xy का, फिर उससे डिस्क्रीट है, सपोर्ट के हिसाब से इसको फिट कर लो, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इंडिपेंडेंट भी है, रैंडम वेक्टर एंड ठीक है ना, इंडिपेंडेंट है क्योंकि ज्वाइंट एमजीएफ प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल एमजीएफ है, इसलिए इंडिपेंडेंट है, इफ एंड ओनली होता है। x1 x2 be the two independent identical distributed random variables, chi square 2 है x1 x2, w का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी, chi square 4 4 प्रोबेबिलिटी chi square 4 मोर देन if w, w क्या होगा 4 4, तो क्या तुम लिख लो chi square 4 का पीडीएफ लिखो, गामा का पीडीएफ पता है ना, तो गामा के पीडीएफ में chi square 4 का पीडीएफ n की जगह 4 रख दो, chi square n में, chi square n के पीडीएफ में n को 4 रख दो, तो कुछ पीडीएफ आ जाएगा, लाइक आएगा x e की पावर माइनस x/2 समथिंग इस तरह से आएगा कुछ, फिर उसको इंटीग्रेट कर लो इस रीजन पे, हो जाएगा। ये तो बहुत इजी है, ये सैंपल दे रखा है, सैंपल का बोलते हैं ऑब्जर्व वैल्यू, और ये 2 पीडीएफ का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, ठीक है, ये कुछ ऐसा है, ये fx जो है कुछ ऐसा है 1/4 टाइम f1x एंड 3/4 टाइम f2x, इस तरह से जो fx है, तो जो मीन भी होगा वो भी ऐसा होगा, आपको पता ऑलरेडी, मीन भी होगा 1/4 टाइम ex1 प्लस 3/4 टाइम ex2, ये फॉलो करेगा, ये देख के आप मीन बता दोगे, ये एक्चुअली बाई क्या है डबल एक्सपोनेंशियल मीन, और ये नॉर्मल है मीन थीटा है, तो हो गया है ना, 2/4 प्लस 3 θ/4, और इसको इक्वल कर दो सैंपल मोमेंट के, सैंपल मोमेंट क्या होता है समेशन xi अपॉन n, हो जाएगा 50, x1 x2 x25 be a random sample from normal mu1 distribution where mu unknown है, consider the testing mu 5.2 है और h1 में mu 5.6 है, null hypothesis is rejected if and only if this x bar more than k है, for some constant k the size दे रखा है, size से k निकल आएगा, then probability of type 2 error पूछ रहा है, तो size से k निकल गया तो probability of rejecting h1 when h1 is true, type 2 error की probability, ठीक है ना, probability of rejecting h1 when h1 is true, हो जाएगा, easy है मतलब ये। $54 5 men go to a restaurant together, each of them orders a dish that is different from the dishes ordered by the other member of the group, तो 5 लोग गए रेस्टोरेंट में और सबने डिफरेंट ऑर्डर किए, however the waiter serves the dishes randomly, then the probability that exactly one of them gets the dishes he ordered equals, सर एग्जांपल है वीकर वैदिक में फर्स्ट चैप्टर में, वो जो था ना लेटर और इनवैल्यूएबल वाला प्रॉब्लम, उस टाइप का ही कुछ है ना,
कि 5 लोग हैं और 5 डिश है। सो लाइक इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूले पे हो जाएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ उस पे एग्जैक्टली वन ऑफ देम गेट्स द डिशेस ही ऑर्डर्ड, तो बाकी को नहीं मिलेगा। सर विकर की में एक प्रॉब्लम है, क्या नाम किस वो आई थिंक वो लेटर वाला प्रॉब्लम है उसमें, जिसका आंसर कुछ इस तरह से आता है, या तो मुझे याद आ रहा है कि 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल कुछ इस तरह से आया था एक लेटर और इनवेलप वाला क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया होगा, ये उसी पे बेस्ड है कि 5 लेटर है 5 इनवेलप, इनवेलप वो इंसान है और लेटर मान लो खाली है यहाँ पे, तो उससे ट्राई करके देखना ये हो जाए। इस तरह क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, क्योंकि फिर कल डाउट क्लास ही है, तो नहीं हो तो कल पूछो वो चीज इसी का। 55 कह रहा है कि लेट x be a random variable with pdf this, तो pdf दे रखा है, ये भी निकल जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ pdf लगाओ तो कुछ ए बी में रिलेशन आ जाएगा। ये दे रखा है इससे मतलब 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन चाहिए, तो एक आ जाएगा पीडीएफ पे डेफिनेशन से, एक यहाँ से आ गया, 2 अननोन है 2 इक्वेशन आ गए, ए भी निकल आएगा, ए भी निकल आएगा तो बी निकल आएगा। A vaccine when it is administered to an individual produces no side effect with probability 4/5, mild side effect with probability 2/15, severe side effect with probability 1/15. Assume that the development of the side effect is independent across individuals. The vaccine was administered to 1000 randomly selected individuals. ठीक है, तो if x1 denotes the number of individual who developed mild side effects, x1 क्या है, सो कितने लोगों पे टेस्ट किया गया 1000 पे ना, 1000ly randomly selected in one, number of trial is 1000 and x1 denote the number of individual who developed mild side effect. So what is the distribution of x1? बताइए सर आपने बायनोमियल। हाँ आपने 1000 लोगों को टेस्ट किया 1000, 2/15. yes, so number of trial is 1000 and probability that each person है ना, मतलब like success in each trial, तो सक्सेस यहाँ हो गया कि ये जो टर्म यूज कर रहा है माइल्ड साइड इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 2/15 थी। एंड ऐसे x2 है नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु डेवलप्ड सीवियर साइड इफेक्ट, तो अगेन 1000 नंबर ऑफ ट्रायल 1000 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सीवियर साइड इफेक्ट, सीवियर का था 1/15 आई थिंक, यस, तो ये x2 हो गया बाइनोमियल 1000, 1/15। अब बोल रहा है कि देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x1 प्लस x2, x1 x2 इंडिपेंडेंट है, यहाँ लिखा हुआ है देखो, तो हो गया। CO भी पूछ रहा है, तो मान लो x मान लेता हूँ तत्काल में x1 प्लस x2 को, तो मुझे क्या करना है COV ऑफ x निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है जी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल? सिग्मा बाय एक्स बार। सिग्मा Standard deviation upon x bar. हाँ मतलब x बार, यहाँ पे EX निकाल लेना एक्चुअली क्योंकि वो है, तो मतलब सिग्मा अपॉन EX ये हो गया। इंटू 100 कब करेंगे, परसेंटेज में आंसर चाहिए आपको, अदरवाइज दिस इज फाइन, जो भी आएगा। अब देखते हैं बुक में 100 इंटू 100 होता है, वो परसेंटेज में निकालता है कि दिस मच परसेंट। फॉर एग्जांपल सपोज आपका 0.1 आया तो 100 मल्टीप्लाई कर दो तो 10% हो गया, तब वो परसेंट में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करो। ओके तो ये हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, यहाँ से सीधा मिल जाना, यहाँ से सर मिल यहाँ जाना। पे कि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नहीं करना है आपको, सिर्फ वो नंबर पूछ रहा है, सो यू डोंट नीड टू मल्टीप्लाई। मैं बोला बुक में कई बार मिलेगा 100 मल्टीप्लाई किया होगा, सो बट यहाँ पे नहीं करना है सिग्मा अपन में। हाँ सर बुक में वैसे ही रहता है। लेट परसेंटेज पूछते हैं ना। let xn be IID random sample uniform 0 1 and yn है n time first order statistics, yn converges to y in distribution। तो कोई मुझे बताओ इस लाइन का मतलब, डेफिनेशन क्या है इस लाइन का? fx n tends to infinity equals to fx। मतलब CDF ऑफ yn का जो लिमिट होगा वो CDF ऑफ y के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको yn का CDF निकाल लेना है। CDF या तो डेफिनेशन CDF वाले तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल लो, नहीं तो आपको पता है मिनिमम का PDF से एन टाइम करके ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना है एक्चुअली, कैसे भी कर लो। प्रोबेबिलिटी है ना yn <= y, उससे सॉल्व करते जाओ, तो एट द एंड क्या होता है कि ये y एक्चुअली
जो भी आएगा सीडीएफ इसका, सीडीएफ कुछ आएगा, इंटरेस्ट इन्फिनिटी लगा दो तो वो एक्सपोनेंशियल 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल y जो होता है एक्सपोनेंशियल 1 आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल 1 आ जाएगा। तो मीडियन पूछ रहा है, तो एक्सपोनेंशियल 1 का सीडीएफ क्या होता है, ये आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस वाई। इसको हाफ रख दो, क्यों हाफ रख रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस में मीडियन क्या होता है, जिस पॉइंट पे सीडीएफ हाफ के इक्वल, कॉन्टिन्यूअस डायरेक्टली कर लो। तो सीडीएफ को हाफ के इक्वल रख दो, वाई आपका आंसर आ जाएगा ln2। ln2 क्या होता है 0.693 आई थिंक, ये आ जाएगा। तो मैंने सॉल्व नहीं किया, आपको सॉल्व करना है, ये मैंने हिंट दिए हैं, आप इसको देखना है, इस तरह से आएगा, आप सॉल्व करके देखो। कल डाउट क्लास है इसका, ठीक है। तो let x1 x2 x5 be a ordered statistics based on a random sample of size 5 from continuous distribution with PDF this much. So then the sum of the all possible value of r for which EXR is finite। देखो सिंपल rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF निकाल लो और उसका मीन निकाल लो, फिर देखो डिफरेंट r के लिए कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उससे ही हो जाएगा। बाकी आप लोगों से कुछ कोई आइडिया दिया था बाय बीटा वाला, देखो बीटा से अगर समझ आ रहा है तो उससे करो। मैं क्या करता हूँ कि सिंपल rth ऑर्डर स्टैट्स का PDF निकालूंगा, फिर x टाइम rth ऑर्डर स्टैट्स का PDF dx। अब इसमें कहीं ना कहीं r होगा, तो मैं डिफरेंट r रख के वो एंड स्टेप में जाओ, जहां तक कर सकते हो पहले जाओ, फिर एंड में चेक करो कहाँ पे फाइनाइट कहाँ पे इनफिनाइट आएगी, वो चीज। तो देखोगे 5 रखने पे इनफिनाइट आएगी, बाकी ये फाइनाइट आएगी, तो सिंपली दिख जाएगा तुम्हें 1/x 1/x2 1/x3 ऐसा बन रहा होगा। तो जहाँ पे x4/x5 बनेगा वहां प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी में जब इसको तुम इंटीग्रेट करोगे ना, क्योंकि एंड में ऐसा आता है x-1 की पावर r अपॉन x की पावर 5, इसका इंटीग्रेशन आता है 1 से इन्फिनिटी में। तो प्रॉब्लम क्या है, जब r को आप 4 लेते हो ना, एक मिनट, r-1 आएगा ये, सो r-1 आया होगा, तो r को जब 5 रखते हो आप तो ये पावर 4 हो जाता है। x की पावर 4 अपॉन x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करके देखो तुम 1 से इन्फिनिटी में, ये फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट आएगा, इसी वजह से 5 आउट हो जाता है। अब करके देखना तो ऊपर कुछ ऐसा बनता है x-1 की पावर r-4, और डिफरेंट r रख के देखो कहाँ फाइनाइट होगी। तो 4 बस रखने, 5 रखने पे ही इनफाइनाइट आएगी, बाकी में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो 1 से इन्फिनिटी में ये फाइनाइट आंसर देगा। प्रॉब्लम तब है जब 1/x हो जाए, तो वो लॉग में कन्वर्ट होगा, लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होती है, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। सो जस्ट ट्राई इट, नहीं हो रहा तो कल बोलो, कल मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, कल डाउट होगा। 59 में क्या है, 59 आपको कह रहा है कि ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, और बाकी आप जानते हो इसमें क्या है, सब डेटा निकालना पड़ेगा। है ना। जस्ट पहले आप β1 निकालो, तो β1 का एस्टिमेटर देख लो, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर क्या होता है, ठीक है ना। पहले लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट का फॉर्मूला है ना, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन वेरिएंस एक्स, ये डिस्क्रीट के लिए। तो इसका तुम जो फॉर्मूला तुम्हारे याद है ना, 1/n समेसन एक्स आई वाई आई माइनस 1/n समेसन एक्स आई 1/n समेसन वाई आई अपॉन, जो भी फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा आपको, वो हाँ पुट सर करो। S6Y/6। हाँ, तो उससे आपको आ जाएगा, हाँ अगर उससे याद है SXY/SX, उससे भी हो जाएगा। मतलब जो भी जैसे भी आपको याद है, कई सारे डिफरेंट वे में लिखे होते हैं डिफरेंट बुक में, याद रखने के डिफरेंट तरीके हैं। तो उससे आप β1 का एस्टिमेटर निकालो, फिर β1 का एस्टिमेटर आ गया तो β0 का होता है y बार माइनस β1 हैट x बार, तो उससे β0 का एस्टिमेटर आ जाएगा, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, उसको बाद ऐड कर दो दोनों को। एंड देन द लास्ट वन इज let x1 x2 x9 be a random sample from normal mu sigma square distribution where mu real number है, sigma more than 0 unknown है, let the observed value x bar and s square, तो x bar की वैल्यू 9.8 है, ठीक है ना, x bar की ऑब्जर्व्ड वैल्यू 9.8 है, और s स्क्वायर की ऑब्जर्व्ड वैल्यू 1.44 है। if the likelihood ratio test is used to test the hypothesis this simple versus composite। अब नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर में आपने देखा होगा क्या आता है जी, म्यू मोर देन, तो क्या आता है x बार माइनस mu under H0 upon S/√n। अभी तो म्यू अपॉन यहाँ सिग्मा अननोन है आई थिंक, इसलिए s स्क्वायर दिया है, तो s Yes, बाई sir. ये आएगा, और अंडर h नॉट अगर आप देखो ये म्यू नॉट ही होगा। तो मतलब दोनों केस में म्यू तो फिक्स है, म्यू यहाँ कोई एक यूज करेंगे ना। तो यहाँ से क्या आएगा डिस्ट्रीब्यूशन इसका, T(n-1) n-1 या n, n-1 Say n-1. नहीं n आएगा, सर चेक कर। S एस्टिमेट कर रही है ना। वो अगर एस की जगह सिग्मा होता तब
तब Tn-1 ही आएगा इसमें तो। अच्छा ओके, तो बच्चे कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि x बार माइनस है ना n-1 एस स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर सिग्मा से डिवाइड करो तो क्या हो रहा है, दो बार चेक कर लेना क्या है आंसर, मतलब मैच करके देखना पड़ेगा क्या। मैं एक बार हालांकि मैंने क्लास में किया है तो उसमें देखना क्या आया था उस टाइम। सिग्मा बाई रूट है ना, इस तरह से करोगे आप लोग। ये तो सिग्मा जेड हो पर जाएगा। दे नहीं रखा ना यहाँ पे। ठीक है ना, तो मतलब आप एक बार चेक करना, बस वही बोल रहा हूँ मैं कि एक बार जब आप चेक कर लेना कि एस स्क्वायर बाई, तो ये Tn-1 होगा, ये ना बोलना चाह रहे हो आप लोग, ठीक है। तो n-1 आएगा तो उससे अब हो जाएगा, तो Tn-1 आ गया तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हो गया। अब इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकाल लो, तो इसकी जब ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकालोगे आप, तो यहाँ से ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ जाएगी x बार की है 9.8, अंडर h0 हम लोग देखते हैं पी वैल्यू पूछ रहा ना, तो अंडर h0 जब आप करोगे तो म्यू की जगह म्यू नॉट होगा, म्यू नॉट क्या है 8.8 है ना, तो 8.8 अपॉन एस की वैल्यू क्या है 1.2 अपॉन रूट एन 9 है तो ये 3 हो जाएगी। तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आ रही है ना, तो ये जहाँ तक मुझे याद है 2.5 आता है, चेक कीजिए। यस सर। तो अब क्या करना है आपको, ये चेक करना है कि दिस क्वांटिटी Tn जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है दैट इज मोर देन, सॉरी Tn-1 तो मतलब T8 हो गया ना, T8 इज मोर देन 2.5, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। और ये आपको कुछ नहीं करना, ये फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, यही चीज लिखा हुआ है फर्स्ट पेज पे कि T8 मोर देन 2.5 है तो वो कौन सा नंबर है, वो दे रखा है फर्स्ट पेज पे, वही आंसर है। सो दिस मच इज देयर, आप ट्राई करके आओ कल, कुछ रह जाता है डाउट, कोई क्वेश्चन रह जाते हैं देन वी कैन, मतलब मैं पूरा कल सॉल्व कर ही दूंगा, ये है ठीक है। तो एक बार हमने पूरा पेपर कर लिया, तो अभी तक मैं अगर बोलूँ आपसे तो हमने 2015 से स्टार्ट किया था और 2022 तक हमने सारे पेपर्स कर लिए ट्राई। ये वो थे जब ऑनलाइन एग्जाम शुरू हुआ था तब, 15 से पहले ऑफलाइन होता था, तो ऑफलाइन में सब्जेक्टिव भी आते थे। तो ये 2014 से 2005 का रहता है। तो अभी जो आपका टेस्ट हो रहा होगा, रेगुलर आप टेस्ट दे रहे हो तो उसमें ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, अगर आपने किया है तो पता चलेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव को भी हमने ऑब्जेक्टिव बना के उसी टेस्ट में आपको मिलेगा ये सब क्वेश्चंस। तो मतलब 14 से 5 में कुछ 10 सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव आते थे, बाकी 10-15 सब्जेक्टिव आते थे, ऐसा था। लाइक 15 सब्जेक्टिव, पैटर्न चेंज होता रहा है, नॉट फिक्स पैटर्न, तो 15 ऑब्जेक्टिव 14 सब्जेक्टिव ऐसे होता था। तो इस तरह से पैटर्न रहे हैं, तो आप सॉल्व करो एक बार, इसको हमने टेस्ट में भी डाला है, अभी बन रहा होगा, तो टेस्ट के थ्रू ये हो जाएगा आपका, फिर हम डिस्कस भी करेंगे। तो पहले आप ये फिनिश कर लीजिए, 15 से 22 एक बार कल डाउट क्लास है, उसमें 15 से 22 में जो भी क्वेश्चन रह गए होंगे जैम के, आप वो पूछिए, जैम एमएस का, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल क्लास होगी, कल मेरी क्लास होगी, तो कल फिर मिलते हैं। ओके सर, गुड नाइट थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू सर।